एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक अच्छा दिन, और अच्छा दिन इसलिए क्योंकि आज मार्केट ने एक परफेक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी दी। सुबह हम बात भी कर रहे थे कि अगर गैप डाउन हो या मार्केट थोड़ा गिरे तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और उस हिसाब से अगर आप देखें और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर एक पार्टी चल रही है। और एक चीज़ मैं बार बार जो कह रहा हूँ, श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक चीज़ जो इस प्लेटफॉर्म पर बार बार डिस्कस हुई है, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली में घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचे कि इतने भाग चुके हैं, कुछ नहीं भागे हैं अभी। आज का सबसे बड़ा एग्जांपल देख लीजिए आप, एंजल वन इतनी बड़ी रैली के बाद भी आज इतनी तेजी से भागा। तो ये सब क्लियरली मार्केट में एक मोमेंटम प्ले है जो इंटैक्ट है और अभी भी रहने वाला है, आगे भी रहने वाला है। मिड कैप और स्मॉल कैप में मोमेंटम ज़बरदस्त है, वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना है। खैर, इन सब पर बातचीत होगी। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फ्लैट शुरुआत के बाद बाजार ने पकड़ा तेजी का मोमेंटम। निफ्टी 100 पॉइंट चढ़कर 24,300 के पास आया। बैंक निफ्टी में भी निश्चित तौर से 400 पॉइंट की रिकवरी। जोरदार तेजी के साथ मिड और स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। वहीं इंडिया विक्स 3% फिसलकर 18 के नीचे आया। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। मजबूत नतीजों के बाद एंजल वन में लगा 10% का अपर सर्किट। बीएससी का जोश भी हाई, साथ ही वीएसटी इंडस्ट्रीज, गोदरेज फिलिप्स में भी रफ्तार कम। वहीं कमजोर नतीजों के बाद विप्रो और HDFC लाइफ में मुनाफा वसूली। सुबह दोनों शेयरों का में किया गया था सटीक एनालिसिस। एंजल के अच्छे नतीजों से कैपिटल मार्केट के शेयरों में जोश। करीब 2.5% चढ़कर नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा इंडेक्स। HDFC AMC, नैम इंडिया 361 भी 3 से 4% उछले। साथ ही कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस और CPSE इंडेक्स में भी रौनक। आज के 4 GPD सेक्टर और शेयरों में जोश हाई। निफ्टी इंटरनेट इंडेक्स करीब 1.5% चढ़ा। मजबूत 4 के दम पर पॉलिसी बाजार करीब 3% भागा। साथ ही टोरेंट पावर में भी मजबूती कायम। उधर स्पॉटलाइट शेयर ऑडिटेक में निश्चित तौर से खरीदारी कायम। चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों की उम्मीद से FMCG शेयरों में आज तूफानी तेजी। 2.5% ज़्यादा चढ़ा इंडेक्स। 6% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना कोलगेट, सेकंड टॉप गेनर बना कोलगेट। साथ ही HUL और नेस्ले निफ्टी में सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयर बने। और नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। 2 बैंकिंग दिग्गज HDFC बैंक और ICICI बैंक पेश करेंगे अपने Q4 रिजल्ट्स। आवाज़ अनुमान के मुताबिक HDFC बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 12% तो डिपॉजिट्स में करीब 14% की बढ़ोतरी संभव। वहीं ICICI बैंक के मुनाफे में करीब 4.5% तो ब्याज से कमाई में करीब 8% की बढ़ोतरी का अनुमान। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और एक बार जरा निफ्टी का चार्ट रखिए स्क्रीन पर। 24,096 का लो, और बैंक निफ्टी का भी चार्ट रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। और क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ, जो आज सुबह हमने कमेंट्री की थी उसमें आपको एक स्क्रिप्ट बताई गई थी कि अगर आपके पास है तो एक स्टॉप लॉस लगाएं या प्रॉफिट बुक करें, अगर नहीं है तो डिप का वेट करें। और मार्केट ने वो डिप दी और सुबह एक परफेक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी मिली आज निफ्टी पर। श्रेया वीरू, आज सुबह हमारा एक बाइंग का बेस्ट जोन था। और मैं सच बताऊं ना, हम एक्शनेबल आइडियाज़ देते हैं, क्योंकि 50-60 पॉइंट की रेंज अगर आप देंगे तो उसमें कोई काम कर पाएगा। 250 पॉइंट की रेंज में कोई काम नहीं कर पाएगा। 24,075 से 24,125 की वो रेंज थी, और एक स्टॉप लॉस था 23,950 का। आज का इंट्राडे लो रहा 24,096, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली उस जोन के बीचों बीच। तो अगर आपने वो ट्रेड लिया तो मेरे ख्याल से एक मार्केट ने आपको शानदार 200 पॉइंट दे दिए मार्केट ने आपको निफ्टी पर। और क्या चाहिए। बैंक निफ्टी में आज हमने सुबह बात की थी एक रेंज की 55,800 से 56,500 की। आज का लो है 55,841, हाई है 56,470। तो अगेन उस रेंज को अब तक हमने रिस्पेक्ट करा है। और एक चीज़, कैपिटल मार्केट थीम, आई थिंक कई बार आप लकी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से शायद कैपिटल मार्केट थीम में वो लक फैक्टर रहा हमारे साथ, जो भी था। मार्च एंड से इस स्पेस पर फोकस किया था। पहली बार जब एंजल वन मार्च में आया, वहाँ से 40% भागा। और एंजल वन और BSE जैसे शेयरों में ज़बरदस्त रिटर्न। इनफैक्ट 2 हफ्ते में 25 से 30% के ज़बरदस्त रिटर्न्स ट्रेडिंग साइड पर मिले।
तो शानदार मोमेंटम है। अब देखना ये है कि आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। क्यों? क्योंकि आखिरी के 1.5 घंटे में मार्केट में आपको एक डिसीजन लेना है कि आप अपनी पोजीशन को कैरी करें या ना करें, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर्स आएंगे कल और वो मार्केट रेट करेगा उसमें मंडे को। इनका 20% वेट है निफ्टी में और करीब 1/3% वेट है बैंक निफ्टी में, तो वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, बट अदरवाइज सब चंगा सी। ओके, सब चंगा से फिलहाल तो मार्केट में, और आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा उस पर नजर रहेंगी। लेकिन मार्केट आज अच्छी रिकवरी के साथ कामकाज कर रहा है। जो डिप आई, जो CNBC आवाज़ ने लेवल्स बताए थे, उसी पर कामकाज करता हुआ नजर आया। इनफैक्ट आज सारे थीम्स भी जो हमने जिक्र किए वो भी प्ले करते हुए नजर आए हैं। लेकिन सर, आपने जो सवाल उठाए कि अब क्योंकि रिजल्ट आएंगे HDFC बैंक और ICICI बैंक के, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन उससे पहले करना क्या है? कौन से लेवल्स अब इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं जो आज प्रॉफिट में है? क्या वो बुक कर लें या फिर उसको कैरी करें? अब कैसे नेविगेट करें, क्योंकि वीकेंड भी है? बिल्कुल, देखिए साफ चीज़ ये है कि पोजीशन घर ना लेके, आज की पोजीशन घर ना लेके जाए। मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, पोजीशन दो तरीके की है मार्केट में। जो हमारे साथ या तो 22,500 22,700 से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, या जो डे ट्रेडर्स हैं। आज की जो आपने पोजीशन ली है, सुबह आपको जो एंट्री मिली है, उसको आज निपटा के जाएं, चाहे तो अभी निपटा लें या अगले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जब भी आपको मौका मिले। क्योंकि अगर आपको वो परफेक्ट एंट्री मिल गई है, 200-250 पॉइंट मिल गए, उसको बेकार में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पहले की पोजीशन है, सपोज करिए आपकी 23,500, 23,600, 23,700, 22,700 की तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग पोजीशन कैरी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर कर भी रहे हैं आप, मान लीजिए, इन दैट केस आप ओवरनाइट हेज ले लें, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है HDFC बैंक और ICICI बैंक का। आज भी देखिए निफ्टी ने पोजिशनल स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। वो जो हमारे 24,050 का पोजिशनल स्टॉप लॉस चला आ रहा था, आज भी वो हिट नहीं किया। 24,096 से घूम गए हम बेसिकली। नई खरीदारी के लिए फिर आज जैसे मॉर्निंग जैसे डिप का वेट करें, और डिप्स आएंगे इस मार्केट में। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट आज भी दे दी ना मार्केट ने एक डिप। आपको याद होगा मंडे को कितनी बड़ी डिप आ गई थी मार्केट में। तो जब मोमेंटम हो रहा तो लगता है कि नहीं डिप नहीं आएगी, डिप आ जाएंगी मार्केट में, किसी भी कारण से आ जाएगी, तो उसका वेट करें आप। लेकिन इससे बेहतर अप्रोच है आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आप फोकस करें। मेरे ख्याल से अब इस समय है मिड और स्मॉल कैप पे फोकस करने का। और आई थिंक अगर आपने अब तक ये रैली मिस की, आपने कुछ नहीं मिस किया। मैं फिर बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, अभी तो लोगों के पोर्टफोलियो रिपेयर होने शुरू हैं। आपको अपने पोर्टफोलियोज को रीवैल्यूएट करना होगा, ये बात मैं कह रहा हूँ। अगर पिछले 1 हफ्ते में आपका पोर्टफोलियो रिपेयर नहीं हुआ है ना, गलती आपके पोर्टफोलियो में, ये बात मान लीजिए, और उसमें थोड़ा सा फिर वापस काम करिए। इस रैली का हिस्सा बने और अच्छे शेयर लें। मिड और स्मॉल कैप में ना 2 साल का वनवास खत्म हो रहा है। 2 साल से वनवास चल रहा था मिड कैप और स्मॉल कैप में। निफ्टी ने प्रीवियस पीक बनाया था सितंबर 2024 में, मिड और स्मॉल कैप ने उससे पहले बना दिया था पीक, और उसके बाद 2 साल तक नेगेटिव रिटर्न्स थे। अगर आप लकी रहे तो 0 रिटर्न्स थे। 2 साल तक नेगेटिव रिटर्न्स रहे थे। अब जाकर मिड कैप और स्मॉल कैप ने चलना शुरू करा है, तो बिल्कुल उस पर फोकस करें। जहाँ तक निफ्टी की बात है, मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बता देता हूँ आपको, क्योंकि अप्रोच तो बता ही चुका हूँ। 24,350 से 24,400 पर अब आपकी रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट रहेगा आपका 24,100 से 24,150 के बीच। बैंक निफ्टी में वही रेंज जो मैंने सुबह बताई थी, उससे हटने की ज़रूरत नहीं है। 55,800 से 56,500 की रेंज थी वो, और हम उसी रेंज में रहे हैं मोर और लेस। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, रेंज का लोअर एंड शुरू में हिट हुआ, हायर एंड में हिट हुआ, तो वो एक अच्छी बात है मार्केट के लिए। और कल HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजे आएंगे, इससे पहले पोजीशन काट कर जाएं। देखिए, हो सकता है इनके नंबर अच्छे आ जाएं, मंडे को गैप अप हो जाए, लेकिन उसमें फिर आपको मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल बात ये रहेगी कि आप वो नंबर्स देख लें और उसके बाद फिर एक व्यू लें। चलिए बीरू के पास चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। बीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। 3 स्टॉक्स का यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा अनुज। पहला है आज निफ्टी FMCG का रिवर्सल। CY 26 में पहली बार निफ्टी FMCG अपने एक बड़े मिड टर्म एवरेज को क्रॉस कर रहा है, और इसीलिए थोड़ा सा इन्हीं स्टॉक्स पे गया। पहली बार CY 26 में निफ्टी FMCG 50 डे मार्क के ऊपर, सुबह मार्क भी किया था मैंने। कोलगेट तो डिलीवर कर चुका है, लेकिन अब मैं इसको जिस स्टॉक को स्क्रीन पे रखूँगा, दैट्स डाबर फर्स्ट टाइम सिंस 2 मार्च अपने 20 डे मार्क को क्रॉस करता हुआ डे हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग और पुट्स में थोड़ा सा राइटिंग नजर आई मेरे को, तो इसीलिए मैं अदर देन आई थिंक कोलगेट या फिर किसी और स्टॉक की बजाय डाबर को मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्पेस खुला है कम से कम 462 तक का, जहाँ पे इसका फॉलिंग 50 डे में आता है। तो प्लेसमेंट FMCG की आज यकायक काफ़ी हद तक चेंज हुई है, इंप्रेस कर रहा है डाबर लोअर ट्रैजेक्टरीज में।
दूसरा है मिड कैप आईटी में OFSS, आपकी स्क्रीन पे आएगा 3% ऊपर। कुछ चुनिंदा आईटी काउंटर्स जो कि इस पूरे महीने अप्रैल में पुलबैक मोड में रहे हैं। कहाँ निफ्टी आईटी अभी अपना 50 डे क्रॉस नहीं कर रहा है, बट ओरेकल फाइनेंशियल्स आज अक्टूबर 25 के बाद पहली बार एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ 1.29% OI शेयर, यानी शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे, स्टॉक अपने 200 डे के ऊपर। और सेम केस अगर आप इसकी स्ट्राइक्स को पढ़ें तो OI शेयर हो रहे हैं कॉल्स में। तो एक ओरेकल फाइनेंशियल्स अगर आप देखें इसकी प्लेसमेंट अच्छी लग रही है। और तीसरा स्टॉक रखूंगा दैट्स अदानी पोर्ट्स। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का जिक्र ना करूं तो क्योंकि ये बेमानी होगी, क्योंकि ये इस वक्त OI समरी को डोमिनेट कर रहा है 1568 पर अपनी मल्टी ईयर चैनल जून 24 से चली आ रही पूरी चैनल के हाइस को टेस्ट करता हुआ स्टॉक ह्यूज बाइंग 2.77% OI बिल्डअप हुआ, करीब 5.5 लाख शेयर। तो इन 3 स्क्रिप्ट्स का OI पैटर्न, पोर्ट्राइटर्स का कन्विक्शन और कॉलाइटर्स का एग्जिट इंप्रेस करता हुआ इस वक्त। अनुज, ये बाजार रोज बरोज एक दो थीम्स को अगर आप देखें तो आगे रख रहा है आपका। इसका मीनिंग क्या है? कैपिटल मार्केट थीम को देखिए, कभी कैपिटल गुड्स चले, बैंक्स ऑलरेडी चल चुके थे, निफ्टी आईटी नहीं चल रहा है, बट आज FMCG, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, बहुत सारी थीम्स इमर्ज होती हैं। अनुज देखिए वीरू, ये मार्केट में अब 2 कारणों से चल रहा है ये मार्केट में। ये थीम जो है उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। पहला कारण है कि अभी भी बहुत से लोगों ने ये रैली मिस की है, उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मैं इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकूं। दूसरा, मार्केट खाली हो चुका था। कोविड के बाद आपको याद है इतनी बड़ी रैली हुई थी, वो क्यों हुई थी? क्योंकि जो भी जिसको भी एग्जिट करना था वो कर चुका था। और उसके बाद आप देखें तो एक एक करके सेक्टर्स और स्टॉक्स में रैली आई थी। तो ये वही हो रहा है। अब मार्केट में हो क्या रहा है इस समय? एक चीज़ बहुत क्लियर है, मार्केट ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक और सेक्टर को रिवॉर्ड कर रहा है। मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है वहाँ पर जहाँ पर मार्केट को अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है। हमने एक लगातार बात की थी कि उन स्टॉक्स को चुने जहाँ पर तेल का इम्पैक्ट ना हो। ऐसे कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं, इनमें किसी तेल का कोई इम्पैक्ट नहीं है ना। डेटा आपको क्लियरली स्ट्रांग बता रहा है। मार्च का SIP आपको बता रहा था, जब मार्च में नंबर नहीं अड़े, जब मार्च का वॉल्यूम हाई था, तो उससे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है कि इनके नंबर्स हाई होंगे और इनके नंबर्स अच्छे करेंगे। तो मार्केट इस समय इस वजह से ये मेन कारण है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इस तरीके की रैली हो रही है। एक और रीज़न है, जैसे मैं कह रहा था 2 साल का वनवास था, 2 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो प्राइस करेक्शन हुआ तो हुआ, वैल्यूएशंस आधे हो गए थे मिड कैप स्टॉक्स के, क्योंकि 2 साल की अर्निंग्स तो हुई थी मिड कैप्स की, और सपोज करिए 2 साल में 40-50% की अर्निंग्स ग्रोथ हुई और स्टॉक्स या तो फ्लैट रहे या थोड़े से गिर गए, तो वैल्यूएशंस आधे हो गए थे, लिटरली आधे हो गए थे। स्मॉल कैप यूनिवर्स में तो ज़बरदस्त वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया था। तो आई थिंक ये एक रीज़न है जो मार्केट इस तरीके से आज मिड कैप और स्मॉल कैप में मूव्स दिखा रहा है। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट। अच्छा, वीरेंद्र जी ने FMCG पैक बोला, सर आज अच्छी खासी तेजी हम उसमें देख रहे हैं, 2.5-3% FMCG पैक चला है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि नेक्स्ट बड़ी थीम क्या हो सकती है FMCG, क्योंकि इसने तो काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है सर, इस चल रहा ही नहीं है पूरा सेक्टर, अब एकदम से 2.5-3% की तेजी। देखिए क्या है ना, FMCG में ना मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें किसी दिन ऐसा होगा कि टॉप गेनर भी FMCG होगा, टॉप लूजर भी FMCG होगा। FMCG को आप एज ए बास्केट नहीं प्ले कर पाएंगे। आज जैसे ITC चल रहा है क्योंकि वो उसके नंबर अच्छे आए थे BST के, तो इसकी वजह से एक ITC पे एक इम्पैक्ट आ रहा है। कोलगेट चलने का क्या कारण है मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, लेकिन लेट्स सी। हो सकता है कि स्टॉक्स का थोड़े से गिर गए थे, वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया था, वॉर की वजह से लोगों ने दांत मंजन करना तो बंद किया नहीं होगा, तो इस वजह से है ना थोड़ा सा। बाकी देखिए थीम्स हैं एक एक करके। आज FMCG चल रही है, कल हो सकता है वापस कैपिटल गुड्स चल जाए, या फिर हो सकता है पावर में वापस तेज़ी आ जाए, या फिर फाइनेंस में वापस आ जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इस पर फोकस कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स, उसके बाद ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी लेंगे और कार्यक्रम क्रम भी समझेंगे। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में रियली जैसे कहते हैं ना, अरबी घोड़ा आज का सबसे बड़ा वो है एंजल वन। और मैं सच बताऊँ ना, आज सुबह मैंने एक चीज़ कही थी, एक बार एंजल वन का इंटरडे चार्ट लेकर आइएगा। एक चीज़ मैंने कही थी कि ये बहुत आपको अनकंफर्टेबल लगेगा एंजल वन इस भाव पे भी लेना, लेकिन इस भाव पर भी लेना बनता है। और 24 मार्च को हमने पहली बार चार्ट GPT में कवर किया था, मतलब पहली बार मतलब इस रन में, वैसे तो पहले कितनी बार किया था उसकी तो अलग बात है। 3 हफ्ते में 40% भागा है वहाँ से,
आज सुबह हमने फिर इसको बिग स्टॉक्स में रिपीट किया था और आज ये हमारा पहला स्टॉक था बिग स्टॉक्स में। डी मार्ट ये लगातार स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी में कवर हुआ है स्टॉक, इसमें भी ज़बरदस्त मोमेंटम है और ये तेज़ी भी पूरी की पूरी स्क्रीन पर प्ले हो रही है लगातार। कोलगेट एक और स्टॉक है, अभी मैंने डिस्कस किया, एफएमसीजी शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी थी। दो स्टॉक्स हैं फिसड्डी साइड पर, एचडीएफसी लाइफ और विप्रो, क्योंकि दोनों में नंबर्स थोड़े से फीके हैं। एचडीएफसी लाइफ आज सुबह हमने डिस्कस भी किया था बिग स्टॉक्स में कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं जितने आईसीआईसीआई प्रू के थे। और विप्रो, हालांकि एक चीज़ मैं जरूर दूंगा, विप्रो को उतना नहीं गिरा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और रेजिलियंस दिखाई है कहीं ना कहीं तक विप्रो ने। एडीआर 5% नीचे था, गिरा सिर्फ 2.5%, कहीं ना कहीं मार्केट ने थोड़ी सी यहाँ रेजिलियंस दिखाई। चलिए श्रेया कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और उसके बाद कार्यक्रम को समझ लेते हैं। राइट, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी तेजी है तो शुरुआत करेंगे चढ़ने वाले स्टॉक्स के साथ। सबसे ज्यादा आज कौन से स्टॉक्स में तेजी हुई है? जाहिर तौर पर एफएमसीजी पैक के ज्यादा काउंटर्स नजर आएंगे आपको, एचयूएल नजर आएगा, साथ ही नेस्ले इंडिया नजर आएगा, जहां पर एचयूएल में देखिए लगभग 5% की तेजी, नेस्ले इंडिया 2.5% के करीब चढ़ गया आज के सत्र में। अपोलो हॉस्पिटल कल जब मार्केट खराब था उसके बावजूद चल रहा था ये काउंटर, आज भी देखिए तेजी के साथ कायम है और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज बाइंग नजर आई है लगभग 2% के करीब। और अगेन एंजल वन वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, 11% की तेजी, शानदार नंबर्स, और स्ट्रीट ने किया है रिवॉर्ड। और कोलगेट देखिए एफएमसीजी पैक से लगातार इस काउंटर पे चर्चा हुई है कल, इनफैक्ट कल से 6% चढ़ गया। पिडिलाइट देखिए 5% की तेजी, और एवेन्यू सुपरमार्ट लगातार स्टोर एक्सपेंशन इस कंपनी के तरफ से और वो एक्शन में दिखता हुआ। लेकिन बैकफुट पर एचडीएफसी लाइफ रहा आज, नंबर्स पसंद नहीं आए मार्केट को, इसलिए 2.5% नीचे है। विप्रो अगेन क्वार्टर 4 के नतीजे खराब तो 3% टूटा आज के सत्र में। सन फार्मा ये 1% के करीब गिरावट दिखा रहा है आज के सेशन में। बजाज ऑटो में भी लगभग 0.5% के करीब गिरावट है आज के सेशन में। लेकिन वायदा बाजार में देखिए कल्याण ज्वेलर्स, जहां पे ज्वेलरी स्टॉक्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं कल्याण ज्वेलर्स बैकफुट पर 2.5% नीचे। अशोक लीलैंड काफी अच्छा काउंटर है लेकिन मुनाफा वसूली का शिकार हुआ आज के सत्र में। स्विगी कल दिखा रहा था स्ट्रेंथ, आज भी कोशिश की थी लेकिन टिक नहीं पाया, 1% नीचे कामकाज करता हुआ। और एचसीएल टेक आपको 1% नीचे कारोबार करते हुए नजर आएगा आज के सेशन में। अब आगे बढ़ते हैं और कमाई का अड्डा में होगा क्या वो समझाते हैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांजी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, अरुण कुमार मंत्री, अमित सेठ और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर आशीष बताएंगे आपको कि एंजल वन क्यों बना है आज का हीरो ऑफ द डे। 2:20 पर नुपुर समझेंगे एफएमसीजी में जोरदार तेजी क्यों है। 2:25 पर आईटीसी पर बुल वर्सेस बेर लेकर आएंगे आशीष और नुपुर। 2:35 पर कंचन से जानेंगे कि पश्चिम एशिया युद्ध से एविएशन और टूरिज्म इंडस्ट्री पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है। 2:40 पर मनीषा गुप्ता बताएंगे कि सोने चांदी का इंपोर्ट क्यों रुक गया। 2:45 पर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे आशीष। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एलेक्जेर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जी। 3:05 पर अनुज जी से समझेंगे सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी। 3:10 पर डेली न्यूज चेक। 3:15 लेंगे बीटीएसटी एसटीपीटी कॉल। साथ ही 3:20 पर होगा कंचन नौटियाल की तरफ से अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स पर चर्चा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमारे साथ पैनल तैयार है ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, क्या ट्रेड लें इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे ख्याल से जिंदाल स्टील पर लेना चाहिए ध्यान, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है, क्लीन ब्रेक है। 1281 पर ट्रेड करें, 10 रुपए का स्टॉप लगाएंगे और 20 रुपए का टारगेट 1300 रुपए तक के लिए जिंदल स्टील। ओके, जेएसपीएल आपका करीब 1280 पे कॉल है, डे 52 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, शानदार 4.4% ऊपर। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। दो रीजन है, पहला हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है, दूसरा स्टॉक ने 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ से भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो 1280 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 1345 1345 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो 1300 वाला कॉल ऑप्शन जो 27-28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें 18 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 50 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स ये हो गई मानस जी की तरफ से यहाँ पे खरीदारी की राय इन स्तरों पर। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? जी श्रेया जी गुड आफ्टरनून। श्रेया जी अगेन ब्रेकआउट वाला स्टॉक ही रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, इनफैक्ट 7700 के ऊपर ये ब्रेकआउट कंफर्म भी रहेगा, तो अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 7632 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7810 तक के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल में आ सकते हैं। इनफैक्ट सभी हेल्थ केयर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, तो अपोलो हॉस्पिटल को एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स को एज प्रोफेशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड।
जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील ने पुल बैक के बाद एक राउंडिंग फॉर्मेशन किया अपने की मूविंग एवरेजेस के में, और अब की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा स्ट्रांग है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1225 का और टारगेट्स रहेंगे 1260 के। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील 1238 पे आपका बाय कॉल। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा फेडरल बैंक पर। फेडरल बैंक में जो लास्ट एक हफ्ते से कंसोलिडेशन हो रहा है, वो कंसोलिडेशन मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। 10 डेली मूविंग एवरेज पे कल सपोर्ट लेके फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ग्रेट सेटअप, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है। टारगेट होगा 315 और मेरा स्टॉप लॉस होगा 284। ओके, फेडरल बैंक सोमिल जी ने चुना है इन स्तरों पर खरीदारी की राय। डेज हाई पर कर रहा है कामकाज 2.5-3% की तेजी के साथ। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। फटाफट से रिकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाएं। गाबरसन ने चुना जिंदल स्टील, 1300 के टारगेट देख रहे हैं वो, 1270 का स्टॉप लॉस लगाने खरीदारी की राय जाहिर तौर पर। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पर चर्चा भी हो रही थी और मानस जी को पसंद भी आ रहा है, खरीदारी कीजिए। 1345 के टारगेट देख रहे हैं वो, 1280 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कह रहे हैं। अरुण जी को पसंद आ रहा है अपोलो हॉस्पिटल, ब्रेकआउट मिला है तो बाई कीजिए। 7810 का टारगेट है, 7632 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने स्टील पैक से ही जेएसडब्ल्यू स्टील चुना है, वायदा के गेनर्स में शुमार। इनफैक्ट अच्छी खासी तेजी है, 1260 के टारगेट, 1225 का स्टॉप लॉस। और सोमिल जी को फेडरल बैंक पसंद आ रहा है, शुरुआत से ही अच्छी खासी तेजी, 315 के लिए चेस कीजिए, 284 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो इस मार्केट में, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। धर्मेश कांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? Yeah, good afternoon, Shreya. Good afternoon to all the panelists and viewers. देखिए, मार्केट तो काफी सुधरता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे जहां पर पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं उस नतीजे को प्रॉपरली रिवार्ड भी मिला। उसका एक कारण ये था कि स्टॉक प्राइसेस काफी गिरे हुए थे और वहां से अब इनको वैल्यूएशन का कंफर्ट था, तो जहां पर नतीजे अच्छे वहां जरूर बाई करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आइडिया के हिसाब से मैं अभी यहाँ पर आपको एक पावर बैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करके कंपनी है, उसको उसमें निवेश करने की सलाह दूंगा। ये कंपनी बेसिकली इनडायरेक्टली आपको पूरे थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है, बिकॉज एक बार थर्मल पावर प्लांट एक बैठ जाता है तो उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम ये देखती है। और ऑलमोस्ट 40-45 गीगावाट के और थर्मल पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स अलोकेट हो रहे बाकी हैं। ऑलमोस्ट 57-58,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है, जिसमें 40,000 करोड़ एमडीओ है, दैट इज माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेशन से आता है। जो काम ये माइनिंग डेवलपमेंट करके देंगे, उनका माइनिंग का सेल के लिए करके देंगे और कोल इंडिया के लिए करके देंगे, बट अभी उसमें टाइम है, वो नेक्स्ट ईयर से चालू होगा। हाल फिलहाल इनको अदानी से भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं, मुंबई मेट्रो रेल से भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं और वैल्यूएशन के हिसाब से काफी सस्ता लग रहा है। 2-3 साल के नजरिए से देखें तो अभी 11-12 के पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। नियर टर्म टारगेट इसका 2650 का रहेगा। एक बात है कि जल जीवन मिशन में भी इनकी काम चल रही थी, यूपी से कुछ पेमेंट आने बाकी है। अगर सरकार का जो रवैया दिख रहा है कि वो रिजॉल्व हुआ तो काफी बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट ये बन सकता है। ओके, पावर मैक 2371 पे आपकी बाय कॉल। ट्रेड्स, टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल सब पूरी हो चुकी है। थोड़ी सी मार्केट की स्कैनिंग करते हैं। निफ्टी एट डे हाई इट्स 24317, यानी हमने जो सुबह सुबह पैच हिट किया था 232 का, हम उसको 323 का माफ कीजिए, उसको ऑलमोस्ट हिट करते हुए बट लेके आइए कुछ काउंटर्स जो कि डेरिवेटिव के न्यू एंट्रेंट्स थे और डिलीवर कर रहे हैं। इसमें लेके आइए आप कोचिन शिपयार्ड। सोमिल, ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, एक गॉडफ्रे फिलिप्स और एक ये कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड को डिफेंस में जिसमें लीडरशिप बीएल के हाथ में है, वो ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। अगर आपको रिवर्सल खेलना हो या फिर एक बेटर रिवॉर्ड के लिए डिफेंस का एक स्टॉक पिक करना हो, सिंस नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, ये वायदा कारोबार में है, क्या लग रहा है? मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये जो भाव है ना स्क्रीन पे 1553 का, ये इसका एक बड़ा एवरेज है जिसको इसने कभी पार नहीं किया सिंस अक्टूबर 2025। इस बार क्या रिवर्सल खेलना चाहिए? वीरू, डेफिनेटली यहाँ पर आपने जो बताया 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो आप बता रहे थे,
1580 का ये रेजिस्टेंस है और ये लास्ट अक्टूबर से ये पार नहीं हुआ है, कुछ समय से पार नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि इस समय ये रेजिस्टेंस पर है 1200 से। ये एक पूरी रैली चल रही है और ऑलमोस्ट 1550 पर पहुंच गया है ये स्टॉक। मुझे लगता है अगर डिफेंस स्टॉक्स में से अगर मुझे पिक करना है तो आई विल पिक मज़गांव डॉक, लेकिन अगर कोचीन शिपयार्ड की किसी की पोजीशन है तो मुझे लगता है कि इस बार ये एवरेज के ऊपर पार हो सकता है। गुड वॉल्यूम एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी थे, तो मेरे टारगेट्स ऊपर के अराउंड 1690 के होंगे पहले और दूसरा टारगेट होगा 1820। लेकिन अगर हम मज़गांव डॉक की बात करें विच इज माय प्रेफर्ड पिक, मज़गांव डॉक में अभी अभी एक ब्रेकआउट मिला है, लास्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप, यहाँ पर मेरे जो टारगेट्स हैं वो अराउंड 2850 के आसपास के हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अगर वहां सस्टेन हो जाता है तो 3000 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, मज़गांव डॉक यहाँ पे भी खरीदारी की राय। कोचिन शिपयार्ड तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा ही रहा है। तो डिफेंस एज ए स्पेस फोकस में लगातार चर्चा हो रही है इस पे, लेकिन एक और स्पेस कैपिटल मार्केट स्पेस लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर, और एंजल वन का स्टॉक भी रखिएगा स्क्रीन पर। शानदार तेज़ी, 2.5% तो पूरा स्पेस अप है और एंजल वन देखिए 10% की तेज़ी आज के सत्र में। नतीजे आए, नतीजे काफ़ी अच्छे लगे मार्केट को और स्ट्रीट का रिवॉर्ड है उससे पहले भी चल रहा था, उसके बाद नतीजों के बाद अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। क्या कुछ बातें आज का हीरो ऑफ द डे है एंजल वन, समझ लेते हैं आशीष से। आशीष बताएं। देखिए, इस स्पेस पर लगातार हम चर्चा करते रहे। निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स तकरीबन 2.5% की तेजी और लगातार बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब खास बात है कि आज एंजल वन की भी सुबह हमने चर्चा की थी, वहाँ से स्टॉक्स आप देखें तो सिग्निफिकेंटली तेजी दिखा रहा। अब तो डे हाई पर 10% से ज़्यादा के बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और दिन के दौरान ये तेज़ी यहाँ पर प्रोग्रेशन के साथ नजर आई है। अब इसके नतीजे देखिए कि क्या शानदार दमदार नतीजे यहाँ पर आपको देखने को मिले। मुनाफा आप देखें तो 320 करोड़ यानी 269 करोड़ से बढ़कर 320 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला। आय में बहुत बढ़िया बढ़त देखने को मिली, जो एबिटा 530 करोड़ का था वो करीब करीब 600 करोड़ हो गया। सीक्वेंशियली ये नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ। 39.7% के एबिटा मार्जिन हो गए तकरीबन 41% के। और खास बात है कि 11 बजे एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी कंपनी ने होस्ट के एनालिस्ट के साथ और वहाँ पर कमेंट्री बहुत बढ़िया देखने को मिली है ग्रोथ पैरामीटर्स को लेकर। जो पहले एबिटा मार्जिन की गाइडेंस 40 से लेकर 45% तक की थी, इसे बढ़ाकर 45 से 50% कर दिया, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाता है। साथ में अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेज हाउस है ये भी बहुत बुलिश है, बहुत बढ़िया कमेंट्री दे रहे हैं। सिटी की रिपोर्ट में खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया और तकरीबन टारगेट यहाँ पर देखें तो 340 के आसपास का टारगेट यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने को मिला है। और ये बता रहे कि मजबूत तिमाही यहाँ पर देखने को मिली। जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है इसमें ज़बरदस्त बढ़त आपको देखने को मिली है। सभी कैटेगरीज में मार्केट शेयर उन्होंने थोड़ा सा गेन किया है और एवरेज रियलाइजेशन पर ऑर्डर यहाँ पर देखें तो बढ़त आपको देखने को मिली। अब खास बात है कि सिर्फ सिटी नहीं, इन्वेस्टसेक की तरफ से रिपोर्ट देखें तो ये भी काफ़ी ऊंचे बड़े टारगेट्स दे रहे हैं और बता रहे कि जो इनके रियलाइजेशंस हैं यहाँ पर बढ़त रही है, मुनाफा बहुत अच्छा है और आगे के ग्रोथ आउटलुक और पैरामीटर्स भी देखें तो बढ़िया है। अब सबसे खास बात यह है एंजल वन में तेजी की कि अगर आप कंपेयर करके देखें ग्रो के मुकाबले तो इसके वैल्यूएशन दूसरे ब्रोकरेज हाउस से बेहतर लग रहे हैं। ग्रोथ बहुत बड़ी आ रही है, मैनेजमेंट सुपर कॉन्फिडेंट है और इसी का असर है कि स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, आपने सही पैमानों पे, सारे पैमानों पे इसका एनालिसिस किया, हाउस व्यूज बताया। एंजल वन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आएगा 11% ऊपर। और एक बात याद रखिएगा, इसका जो पूरा करियर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था सिंस जैन 2024, यानी जनवरी 24 से जनवरी 25, 25 से 26, 26 के अगर आप देखेंगे 4 महीने और इंक्लूड कर लीजिए 24, 28 महीनों का, ये 28 महीनों की चैनल बाइसेक्ट कर रहा है विद स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स। ये बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो सिर्फ 10% की तेज़ी से घबराइए या फिर ये मत सोचिएगा कि काम तमाम हो गया, नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। मानस, आपका प्रोजेक्शन क्या है जब आपके पास मल्टी मंथ चैनल ब्रीच होती है, सब वेल सपोर्टेड बाय अर्निंग्स, वो एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। आपका एक बेस्ट केस व्यू क्या है इसमें और पोजिशनल ट्रेड पर टारगेट्स क्या रखने चाहिए? देखिए, अगर आप मंथली चार्ट लगाएंगे तो वहां पर आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखेगा। अब अगर आपको एक मीडियम टर्म के टारगेट सेट करने हो, मेरा समझना है कि यहाँ से भी 100 से 125 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो करीब 450 रुपए के आसपास के आते हैं।
तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम बड़ा होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा वेट करें, डिप पे खरीदारी करें 312 से 310 की रेंज में, और फिर आप स्टॉप लॉस 294 का लगा सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड एंजल वन का काफी पॉजिटिव लगता है। ओके वीरू, श्रेया, इसमें ना एक और चीज़ जो मैं आपसे सुबह बता रहा था, आपको याद होगा, आई थिंक सुबह आशीष को तो याद ही होगा, क्योंकि एक एंजल वन का मार्केट कैप आज भी इतनी बड़ी रैली के बाद भी 40% चलने के बाद एंजल वन का मार्केट कैप आज की डेट में 29,000 करोड़ का है। ग्रो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का हो चुका है। बिल्कुल होना चाहिए ग्रो का मार्केट कैप ज़्यादा, इसमें कोई रीज़न नहीं है कि नहीं होना चाहिए ग्रो का मार्केट कैप, लेकिन क्या इस लेवल पे 3 टाइम्स का डिफरेंस एग्जिस्ट होना चाहिए? अगर एंजल भी अपने आप को उस तरीके से ट्रांजिशन कर रहा है, जिस तरीके से ग्रो बढ़ा है उस तरीके से, तो इसके लिए कई बार क्या होता है ना, ये मार्केट आपको सिर्फ और कुछ नहीं लॉजिकल ट्रेड्स देता है। जब हमने जो पिछली बार एंजल वन को मार्च में बिग स्टॉक्स में लिया था, वो इसी लॉजिक पे लिया था, यही लॉजिक था कि भाई जितना गैप है एंजल वन और ग्रो के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब जाकर एक ब्रिज होगा। और आज की डेट में भी आप देखिए इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशो जो है और प्राइस टू बुक जो है एंजल वन का बहुत सस्ता है, मतलब रिलेटिवली। तो किया हो क्या गया था कि इसका 5 साल का चार्ट रखेंगे एक बार एंजल वन का। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब एंजल वन, और आई थिंक अगर ठक्कर जिस चीज़ को सुन रहे होंगे तो वो मानेंगे, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एंजल वन वो एक टिपिकल ओल्ड स्कूल, टिपिकल जो ब्रोकरेज कंपनी होती है ना, उस तरीके की कंपनी थी। फ़ोन किया आपने ब्रोकर को, बोला मेरा सौदा ले लो, उसने कहा अच्छा ठीक है, वो कर दिया, उस तरीके का था। और एक पीरियड था जिसमें स्टॉक ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन इसके बाद इसमें एक बड़ी रैली आई। उसके बाद एक बार बताऊं मैं इसको, आज भी ये अपने हाई पे नहीं पहुंचा है, ऑल टाइम हाई पर, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसने हिट किया था, उसके बाद ये बड़ी करेक्शन हुई थी। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40% गिर गया था ये। तब ये स्प्लिट नहीं हुई थी, तब इसका हाई 3,900 के करीब तक गया था। 3,900 से ये गिरकर तब आ गया था करीब 2,400-2,500 तक आ गया था। तो आप सपोज करिए वो जो 389 दिख रहा है आपको, वो 3,896 था बेसिकली, और वहाँ से वो उस तरीके से नीचे गिर कर आ गया था। अब यहाँ पर ये ऊपर आया। आज सुबह इनकी जो नंबर्स के बाद कॉन कॉल हुई ना, वो एक्सट्रीमली बुलिश थी। और ये एक और रीज़न है कि जहाँ पे भी अर्निंग्स अच्छी है, कमेंट्री अच्छी है, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, सब कुछ है, वहाँ पर आप गलत नहीं जा सकते इस मार्केट में, ठीक है ना। तो वो आपको उस हिसाब से चीज़ें पिक करनी आनी चाहिए, लेकिन फिनोमिनल मूव हुआ। अच्छा एक बार मोतीलाल ओसवाल देखिए अब आप, अब ये क्या है ना, ये सब रब ऑफ इम्पैक्ट्स है। ये हमेशा मार्केट में ना क्या होता है, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट, सबसे पहले सीधा उस स्टॉक पे इम्पैक्ट आता है जो नंबर लेकर आया। उसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट, उस सेक्टर में फिर आप ढूंढने लगते हैं कि अच्छा अब ये तो चल गया, अब अगला क्या चलेगा। अब मोतीलाल ओसवाल चल रहा है, क्योंकि ये भी, इसने भी काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है काफ़ी समय से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पर स्टडी नहीं किया ज़्यादा, लेकिन 361 वैम चल गया, नुवामा चल गया, जैसे ये सब ईडलवाइस, ये अब ये सब जो है ना, ये एक बार सेक्टर में एक स्टॉक चले, उसके बाद आप अज्यूम करेंगे कि बाकी सबके नंबर्स अच्छे आएंगे, तो इस वजह से इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। ओके, एंजल वन पर ये अच्छी खासी चर्चा हो गई। स्टॉक 10% अप है आज के सेशन में और 322 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। अच्छा, कुछ और काउंटर्स पर डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले वक्त हो चुका है कैश कॉल्स का। टॉप कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा से, अमित जी से और सोमल जी से। गाबा सर बताइए कैश के लिए कौन सा स्टॉक? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है इमामी। इमामी ट्रेड करा है 450 के आसपास, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप भी लगाएंगे करीब 442 का, 8 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 460 आज के लिए ठीक है, आजकल के लिए। अमित जी आपकी ट्रेड कैश मार्केट की? जी अनुज जी, मैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा के साथ जाना चाहूंगा। इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट ऑल्सो इन प्लेस है। 2 दिन का यहाँ पॉज रहा था ट्रेंड एमा पे, वापस इज डूइंग वेल। लगभग इसका प्राइस 1036 का है, 1036 का। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1010 का, और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 1080 के। ओके, स्नाइडर इलेक्ट्रिक आपका एक बाय ट्रेड इमामी हो गया। सोमिल आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा वोकार्ड फार्मा पर। वोकार्ड फार्मा में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट है छोटे से कंसोलिडेशन का।
trading about 200 daily moving average, taking support at 200 daily moving average. यहाँ पर एक stop loss रखेंगे 1358 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे अराउंड 1535। ओके, वर्कहार्ट यहाँ पे खरीदारी की राय 3% आप ये भी। तो वर्कहार्ट, स्नाइडर इलेक्ट्रिक और इमामी हमने डिस्कस किया कैश कॉल्स में। अच्छा, एक बार एफएमसीजी पैक के काउंटर्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इमामी अभी जिक्र भी कर दिया गावास ने, 6.5% अप है। कोलगेट लगातार कल से चर्चा हो रही है, 6% की तेजी। रेडिको खैतान देखिए ये भी 6%, और एचयूएल ये भी लगभग अगर देखें 4.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। अरुण जी, एफएमसीजी पैक, इमामी तो अभी डिस्कस कर लिया, कोई और काउंटर जहां पर ज्यादा कन्विक्शन बन रहा हो? एचयूएल देखिए ये भी डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। देखिए बिल्कुल श्रेया जी, ओवरऑल अगर आप एफएमसीजी का इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स में ही आज ब्रेकआउट है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं तो मैरिको अभी भी कंसोलिडेशन में है, और मैरिको में मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है तो एक ब्रेकआउट मंडे के सेशन में जरूर दे सकता है। तो एचयूएल डेफिनेटली काफी बुलिश है, पर इस लेवल पे अगर लेना है तो मैरिको को लेके चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस अगर आप बात करते हैं तो 753 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है मैरिको में मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है, और यहाँ से 772 तक के टारगेट्स मैरिको में आ सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड अगर एफएमसीजी में लेना चाहे तो मैरिको को पिक करके चल सकते हैं। ओके, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैरिको पसंद आ रहा है अरुण जी को, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चाहे इसी स्पेस पे रहते हैं, गजब की तेजी है, और दरअसल बाजार को एफएमसीजी कंपनियों के शानदार Q4 नतीजों की भी उम्मीद है। कैसे रह सकते हैं नतीजे? रिसर्च के नुपुर ने। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए एफएमसीजी के नतीजे कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल श्रेया, गुड आफ्टरनून। हो सकता है कि नंबर्स जो है वो बीट करते हुए दिखे आपको एस्टिमेट से। हालांकि एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो 5 हफ्तों के ऊपरी लेवल पे आपको ये इंडेक्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। लगातार तीसरा दिन है जहां पे तेज़ी बनी है, और इस महीने बात करें तो अब तक करीबन 9% जो है वो एफएमसीजी का पूरा बास्केट है वो ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। और इसी महीने 11 में से 9 ट्रेडिंग सेशन ऐसे थे जहाँ पे तेज़ी बनी हुई थी एफएमसीजी इंडेक्स में। हालांकि ऑल टाइम हाई से देखें तो एफएमसीजी इंडेक्स करीबन 30% नीचे है, लेकिन एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा रिबाउंड पूरे के पूरे इंडेक्स में नजर आ रहा है, और स्टॉक्स में भी आपको नजर आएगा। Q4 की बात करें तो यहाँ पे जो जीएसटी में बदलाव हुए थे उसके बाद एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। डिमांड में पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो जीएसटी 2.0 का चौथी तिमाही में आते हुए दिखेगा। पॉजिटिव साइड में डिमांड की बात करें तो रूरल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चौथे तिमाही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आई है। हो सकता है कि Q1 में जो इस साल का Q1 है वहाँ पर भी अच्छी कंटिन्यू बनी रहे। अर्बन डिमांड की बात करें तो यहाँ पर भी सुधार की उम्मीद है आगे चल के। ज़्यादातर कंपनी जो है मार्च में अपनी कीमतें हैं वो बढ़ा चुकी है, तो प्राइस का भी एक इम्पैक्ट आपको आते हुए दिखेगा। हालांकि रॉ मटेरियल के प्राइजेस वॉर की वजह से काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए, तो और भी प्राइस हाइक जो है कंपनी इस महीने में लेती हुई नजर आएगी। करीबन 2 से 3% से ज़्यादा का प्राइस हाइक आपको अप्रैल में भी आते हुए नजर आएगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री खास करके यहाँ पर नतीजों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मार्जिन पर जो एस्टिमेट निकल के आया है वो भी मजबूत रहने की उम्मीद है। प्राइस टू वॉल्यूम गैप जो है वो कम होते हुए नजर आ रहा है, और कंपनी के वैल्यूएशन देखें तो वो भी आपको 5 ईयर एवरेज से कम ही नजर आएंगे। एस्टिमेट की बात करें तो एशियन पेंट में देखें तो 4 से 5% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है, 7 से 8% के एबिटा मार्जिन में ग्रोथ आते हुए नजर आ सकता है। एचयूएल 2 से 3% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है, 3 से 4% एबिटा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ सकता है। आईटीसी में भी एक अच्छा रिबाउंड यहाँ पर अर्निंग्स में देखने को मिल सकता है। ब्रिटानिया, नेस्ले और कोलगेट की भी बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक जो अर्निंग्स का अपटिक है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि बाजार में फिलहाल ये एस्टिमेट बने हुए हो सकता है इसे आउटबीट करते हुए एफएमसीजी कंपनीज नजर आए। ओके, शुक्रिया नूपुर। तो ये एक सेक्टर जो आज फ्लेवर में है, और इसमें क्या नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, ये अनुमान लगाया गया यहाँ पर। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून पहले तो मेरी तरफ से। क्या भी होगा आपका कोई एक एकदम टॉप चॉइस कौन सी होगी आपकी एफएमसीजी स्पेस में? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, टॉप चॉइस है कि अवॉइड इज द ओनली चॉइस आई हैव एफएमसीजी स्पेस को लेकर के। ये एक मतलब 1-2 दिन का ट्रेडिंग रैली मिल रहा है, और एंड ऑफ द डे आप क्या बाई कर रहे हैं। 6-7% मैक्सिमम वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है, 2-3% अगर ब्लेंडेड रियलाइजेशन और जीएसटी का बेनिफिट मिल के आएगा तो 10-12% की ग्रोथ के लिए ऑलमोस्ट 40 से 50 का पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं मैक्सिमम स्टॉक्स, वो देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि स्टेडी स्टेट यूटिलिटी सेक्टर है, वो पिछले 1-1.5 साल से कुछ किया नहीं है। आज अभी थोड़ी जरूर इसमें रुझान मिल रही है, बट अगर आप एकदम मेरे को पकड़ ही लेंगे कि बोलना ही है तो मुझे लगता है कि मैरिको
एक ऐसा स्टॉक है जहां पर नंबर्स इसके जो अपडेट्स आए थे बिजनेस के वो काफी बेहतर आए थे। और एक खास बात जो मैनेजमेंट ने कही थी जिसपे मैं ध्यान गया था कि उन्होंने कहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इस बार का रहेगा वो पिछले क्वार्टर से सिक्वेंसली बेटर रहेगा। दैट मीन्स 600 करोड़ से ऊपर की इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आनी चाहिए। वो 30-35% के आसपास आपको पैट के अंदर में ग्रोथ वहां पर आता है। तो उस लिहाज से अगर मैरिको आप देखते हैं कि 30-35% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ऑलमोस्ट 45-50 के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो फिर 55 से 60 का एक पीए मल्टीपल के लिए एक समय के लिए गुंजाइश बनती है। तो मैरिको बाई कर सकते हैं मे बी 8-10% के अपसाइड टारगेट के लिए। अदरवाइज एफएमसीजी एज अ नॉर्मल हम लोग अवॉइड ही करते हैं। वैसे ऐसी कोई दबाव की स्थिति नहीं है धर्मेश जी, हमने नॉर्मल सर्कमस्टेंस से पूछा, ऐसा कोई दबाव नहीं है। कौन सा आपके कान में बंदूक लगा दी है? एक सिंपल सा सवाल था कि हाँ अगर लेना हो तो एफएमसीजी में क्या लेंगे, इट्स मैरिको। बट एफएमसीजी में ही आए तो एक शाखा अनुज, आज आपने एक चीज़ गौर करी, यूएसएल, यूबीएल, तिलक नगर, रेडिको, क्या कुछ खास है क्या अनुज मुंबई में? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि दिल्ली में जरूर कुछ खास है, क्योंकि आप फ्राइडे को आप अक्सर इन्हीं स्टॉक्स की बात करते हैं वीरू, और नहीं मुझे हाँ तो एक हाँ वैसे क्योंकि अच्छा असल में पता क्या वीरू कहते बहुत हैं, लेकिन मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो कुछ काम होता नहीं है उस पर। तो होपफुली जब अगली बार आऊँगा तो ज़रूर बात होगी उस पर। लेकिन खैर हम लोग खाने पे ज़्यादा जोड़ देते हैं ना अनुज, हम लोग खाने पे ज़्यादा जोड़ देते हैं। हाँ वैसे मतलब खैर यहाँ पर थोड़ा सा कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा कह रहे हैं जैसे किसी को कुछ आइडिया लगे। हम जनरल बात कर रहे हैं कि फ्राइडे को हम मतलब मिलें और थोड़ा सा शाम को कहीं कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने जाएं तो है ना, क्योंकि वो सारे बेवरेजेस भी हैं। हाँ अनुज फ्लाइंग मोड में आते हैं, अभी पिछले 6 महीने से तो आए भी नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, बहुत टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। फ्लाइंग मोड में आए, यहाँ से प्रगति मैदान से फिर एयरपोर्ट है, बहुत दिनों से टाइम भी नहीं मिला है। हाँ नहीं वो तो है। खैर मैं जो आया था पिछली बार, बिल्कुल सही कहा था आपने, वो बिल्कुल टच टू टच ही था एकदम। वो कभी मतलब वो एयरपोर्ट, वहाँ से वो हमारा इवेंट और वहाँ से वापस एयरपोर्ट और बैक टू होम। खैर अगली बार ड्यू है वैसे दिल्ली आना वीरू, और अगली बार आएंगे तो फिर ज़रूर आपकी जो ये गिले शिकवे इनको दूर करने की कोशिश होगी। चलिए अब आगे बढ़े, कुछ और नहीं। लेकिन वैसे जो कमिंग टू सीरियस बिजनेस, आई थिंक मार्केट इस स्पेस में काफ़ी मतलब एक वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि इन स्टॉक्स में भी काफ़ी समय से रिटर्न्स लंपी जनरेट किए हैं। तो अब थोड़ा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ से शायद इनके वॉल्यूम्स पिकअप होंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी की। तो आज सिगरेट बनाने वाली कंपनियों में ज़बरदस्त तेज़ी है। इसी के चलते आज हम बुल वर्सेस बेयर में फोकस कर रहे हैं आईटीसी पर, क्योंकि एफएमसीजी चल रहा है प्लस सिगरेट स्टॉक चल रहे हैं। आईटीसी भी मजबूत है आज, और आशीष आज आईटीसी पर बुलिश हैं, जबकि नूपुर बेयर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुल वर्सेस बेयर आईटीसी पर। सर मैं शुरुआत कर लेता हूं क्योंकि आज तेजी का दिन है। बड़े दिनों के बाद आईटीसी बहुत बढ़िया शानदार 1% की तेजी दिखा रहा है। सही कहा आपने, शानदार 1% की तेजी यहाँ पे आईटीसी में आज। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? 1% आईटीसी के लिए बड़ी बात होती है। देखिए हाईलाइट होगी, हम बात कर रहे हैं आईटीसी के ऊपर, उससे बढ़िया क्या होगा। अब थोड़े से कंपनी के कारोबार के बारे में बात कर लेते हैं। कैश जनरेटिंग कारोबार है कंपनी में, आप देखें तो नेगेटिव निकालना मुश्किल है। आप बताइए आपके पास क्या तर्क है? सबसे पहले तो 1% की तेजी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एफएमसीजी की लिंक की थी और इस महीने एफएमसीजी इंडेक्स 9% ऊपर है, आज 2.5% ऊपर है। उतना ही मैच कर लेता आईटीसी तो शायद आज आप ही जीत जाते, लेकिन कोई बात नहीं। FY26 में रिटर्न दिए 27% के नेगेटिव, FY25 में 4.5% के नेगेटिव। तो कहाँ पैसे बने? 200 से 500 स्टेबल स्टॉक है। देखिए जब बाजार गिरता है तब गिरता भी तो नहीं है ना, आपके पोर्टफोलियो को इंसुलेट करके रखता है, पीस ऑफ माइंड देता है। बढ़ता सिर्फ एक समय के लिए, फिर ये सिर्फ घिरा हुआ रहता है। गिरा हुआ नहीं रहता नूपुर। देखिए ये बात सही है कि चलता नहीं है, गिरता तो एक बार क्यों टैक्स हाइक की जो खबर आ गई थी उसके बाद थोड़ा सा गिरा था। रिकवरी का भी प्रयास कर रहा है स्टॉक, इतनी तो क्या ही दिक्कत है आईटीसी में। 5% की डिविडेंड यील्ड दे देता है। मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल के रिटर्न्स, आप बताओगे कि अच्छे नहीं है। 5 साल में 62 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दे दिया, ये भी तो काउंट करिए।
कैश का बिजनेस कहा आपने कि काफ़ी अच्छे बुक्स में होते हैं, नंबर्स खाली बुक्स में नज़र आते हैं, स्क्रीन पे नहीं दिखता, स्टॉक में रिटर्न बना के नहीं देता। और जो इसका सिगरेट की आपने जिक्र की 70-75% रेवेन्यू वहाँ से आता है, मार्जिन वही से बनते हैं। और जब उसी पे वॉल्यूम दिक्कत आए, उसी पे आ रही हो, दिक्कत पे ही आ रही हो, जब वॉल्यूम पे इम्पैक्ट हो ना तभी आपको नज़र आती है कि अंडर परफॉर्मेंस कहाँ से आ रही है। FY11 में जब टैक्स हाइक हुआ था ना तो 5 साल तक अंडर परफॉर्मेंस थी, वॉल्यूम 3 से 5% तक इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि प्राइस हाइक लेना इतना आसान नहीं होता। प्रीमियम पे आप प्राइस हाइक ले लोगे, लेकिन जो दूसरे जो प्रोडक्ट्स है, दूसरी कंपनीज के जो प्रोडक्ट है ना, कस्टमर वहाँ स्विच हो जाता है। और हो सकता है यहाँ पर भी वही कंसर्न्स निकल तो आपको सिगरेट का कारोबार पसंद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 30% FMCG भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे कैसे इग्नोर कर रहे हो? ESG का इतना बड़ा कंसर्न है, किसे सिगरेट का कारोबार पसंद आएगा? तो 30% अब FMCG कंट्रीब्यूट कर रहा है, मार्जिन्स वहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखें तो ओवर द इयर्स FMCG में बहुत बढ़िया देखने को मिली है। आप उसको कैसे इग्नोर करेंगे? आप इसे बाकी FMCG स्टॉक्स के साथ वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करके देखो। 10 से 15% एबिटा में कंट्रीब्यूट करता है ITC का FMCG बिजनेस। HUL देख लीजिए आप उठा के, आज 4% स्टॉक ऊपर है। अगर इसके भी नतीजे अगर इतने अच्छे होते हैं पिछले कुछ क्वार्टर में, या अच्छे मार्जिन्स बना रहा होता है FMCG में, तो आज स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा होता। सस्ता भी तो है, 22 टाइम पर मिल रहा है FMCG की कंपनी, स्केल भी बढ़िया, ऐसा कुछ कम नहीं है। और अगर आप दूसरे FMCG स्टॉक्स देखें तो 40 से कम कोई कंज्यूमर बिजनेस ढूंढ के दिखा दो आप। अब हमेशा कहते हैं ना कि हिस्ट्री ना देखे, फ्यूचर की बात करें, तो मैं आपको एस्टिमेट्स बताती हूँ FY27 और FY28 के। काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस ने जो टैक्स का इम्पैक्ट दिखाया 40% बढ़ी है, उसके बाद हो सकता है इस कंपनी के जो वॉल्यूम है ना वो काफ़ी हद तक गिरे FY27 में, और FY28 में जाके थोड़े स्टेबल हो, और ये 5 साल तक कंसर्न रहने वाला है। तो आउट परफॉर्मेंस क्या लेवल पर भी पढ़ा था, इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब आप क्या लग रहा है 40% सिगरेटें महंगी हो जाएंगे, लोग सिगरेट नहीं स्मोक करेंगे, पर दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है ना। दूसरे ऑप्शन भी तो महंगे हो जाएंगे ना, सिर्फ ITC की सिगरेट थोड़ी ना महंगी की सरकार ने, अक्रॉस हुआ है वो तो। तो आशीष आप प्रमोट कर रहे हैं सिगरेट की ITC? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं ITC को कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से FMCG का कारोबार में पहली डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्टेबल है। अगर ये गिरेगा, मतलब कम गिरता है, चलता कम है तो गिरता भी कम है, ये चीज एक एनालिस्ट से मैं बात कर रही थी, वो काफी पूछ रहे थे, तो उनका कहना था कि ITC होटल की तरफ डाइवर्ट कर लीजिए, ITC आप भूल जाइए। बिल्कुल। ओके, ITC FMCG पैक में आज मोमेंटम है, लेकिन शानदार 1% का तर्क मुझे बहुत अच्छा लगा सर नुपुर का। करना क्या ITC? एक चीज तो है सर, अंडर परफॉर्म तो किया है इसने काफी। किस टाइम फ्रेम में अंडर परफॉर्म किया है ये भी जानना जरूरी होता है ना। बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है, 100% अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन 2001 से देख लीजिए। आपको बताऊं आज की डेट में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर इतना चलने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा लंबा चार्ट कर लेंगे तो ITC को नहीं आउट परफॉर्म कर पाया। जरूर 5 साल में अंडर परफॉर्म किया है, बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है। ITC पता है क्या है? ITC गजनी जैसा स्टॉक है, वो उसको रिमाइंड कराना पड़ता है कि आप हो, आपके अंदर पावर है। वो बीच बीच में भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, अब भूला हुआ है अभी 2 साल से। और एक अच्छी रैली चल रही थी ITC में, इतना गंदा डीमर्जर किया इन्होंने कि वो उसने पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, और फिर रही सही कसर बाकी उसके बाद जो GST वगैरह सब आए उसमें हो गया। लेकिन अगर आपने इस स्टॉक को बाय एंड होल्ड करके रखा है फॉर एवर, लाइक वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स, तो इसने रिटर्न्स देर सवेरे जरूर होती है। हाँ, लेकिन आजकल पेशेंस नहीं है किसी के पास, तो हम सिर्फ 2 या 3 साल का व्यू देखते हैं ना। अच्छा, 5 साल में 50% ठीक है, खराबी माना जाएगा, लेकिन माइनस तो नहीं दिया रिटर्न्स, ठीक है। बीच बीच में इसका 3 से 4 साल का एक बेयर मार्केट फेज आता है, लेकिन इसमें जब तेज़ी आती है ना तो वो 2 या 3 साल में मोर देन मेकअप करता है पिछले 5 साल के अंडर परफॉर्मेंस को। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और एक चीज़ ITC की जो फेवर में जाती है ना, आई थिंक आशीष ने शायद इस पॉइंट को जस्टिस बोला नहीं, शायद लार्ज कैप स्टॉक में सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है ये। हाँ, सबसे हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड जो स्टॉक है वो यही है। तो कई लोग तो उसको PSU स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि PSU जैसा ही डिविडेंड देता है ये, और मूव भी PSU जैसे ही आते हैं बीच बीच में। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि आपने किस रेट पर लिया है उसके ऊपर, और आपका टाइम होराइजन क्या है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये उनमें से कुछ स्टॉक्स में से है जो आप रखकर भूल जाएं। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आप रखकर भूल जाएं, मतलब पैसा नहीं जाएगा आपका, और अगर किस्मत अच्छी रही आपकी और एकदम सही टाइम पर एंट्री हो गई तो बहुत ज़्यादा आपको पैसा बना के भी दे सकता है। चलिए नुपुर और आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
धर्मेश जी तो अपना व्यू दे चुके हैं, वो तो उनको तो सर पे बंदूक रख दें तब भी वो आईटीसी नहीं लेंगे, वो वीरू पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं। लेकिन इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं, है ना। चार्ट चेक किससे ले हैं? अमित जी से ले लेते हैं। अमित जी इसलिए क्योंकि कंपनी का हेडक्वार्टर भी कैलकाटा BSD है, और लेकिन अमित जी थोड़े बायस्ड होंगे क्योंकि आईटीसी का एक बहुत शानदार होटल है कोलकाता में। अब तो खैर वो सेपरेट लिस्टेड कंपनी हो गई, लेकिन प्योरली अगर लुक्स के मामले में जाएंगे तो शायद भारत का सबसे शानदार होटल है वहाँ पर उनका। खैर वो अलग स्टॉक है, लेकिन अमित जी आईटीसी जो मेन FMCG स्टॉक है उस पर क्या व्यू होगा? जी अनुज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि थोड़ा सा बायस हूँगा। एक टाइम का फेवरेट स्टॉक और जब परफॉर्म नहीं करता तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुपता भी था कि ये चल क्यों नहीं रहा है। बट कमिंग बैक टू द चार्ट्स, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है अभी, क्योंकि अगर हम डेली और वीकली चार्ट्स देखें तो यहाँ प्राइस और RSI का डाइवर्जेंस है, विच सजेस्ट कि यहाँ पे एक रीजनेबल बाउंस बन सकता है। चार्ट्स देखें तो 10 और 20 डेमा का क्रॉसओवर है, और ये दोनों लेवल्स चार्ट ने क्रॉस कर लिए हैं। हमारा इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग 312 के आसपास आता है, जहाँ 50 डेमा है। जिस हिसाब से मोमेंटम है अनुज जी, मुझे लगता है 312 क्रॉस हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नियर टर्म में अब इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 301 का, और यहाँ पे प्रोबेबल टारगेट्स है 320 से लेके 325 तक। ओके, नियर टर्म में मोमेंटम दिख सकता है। 320 के टारगेट के लिए आप आईटीसी खरीद सकते हैं इन लेवल्स पर। अच्छा, अब हमारे साथ कविता जी भी जुड़ रहे हैं शो में। कविता जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? हाय, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इस वक्त मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव और अच्छे ट्रेंड में बना हुआ है CG पावर। एज ऑफ नाउ 770 के लेवल पर है। अपसाइड मोमेंटम 790-95 के लेवल बनते हुए देखने चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से भी ठीक लगता है काउंटर, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 759। वन कैन अप्रोच फॉर 790-795 प्राइस में। ओके, CG पार ये हो गई कविता जी की पिक, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब लगे हाथ धमाकेदार ऑप्शंस भी ले लेते हैं। मानस जी, अरुण जी और सोमिल, जिससे हम ऑप्शंस ट्रेड पिक करेंगे। मानस जी बताइए, ऑप्शंस में कौन सा स्टॉक? देखिए, ऑप्शन में कोल इंडिया पे मेरा ध्यान है। कोल इंडिया करेक्ट हुआ था, लेकिन स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और अब इंट्राडे चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन है, तो एक बाउंस बैक के लिए बनता है। करंट लेवल्स पे कोल इंडिया का 440 का कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 6.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 12.5 रुपए के टारगेट सेट करना। ओके, कोल इंडिया 440 की कॉल ऑप्शन आपको लेनी है, ये भी ट्रेड कर रही है 8.55 पे। अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, OI 30% शेयर हो गया है। अरुण, आपका ट्रेड क्या रहेगा ऑप्शंस में? वीरेंद्र जी, बिल्कुल टाइटन में एक ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग आज देखने को मिला है, और वापस अब स्टॉक 4500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एट द मनी कॉल लेने की सलाह रहेगी। 4550 का कॉल टाइटन को बाय करने की सलाह है। 61-62 रुपीज के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 54 के आसपास, टारगेट 77 के आसपास करेंगे। टाइटन के एट द मनी कॉल को बाय करके चल सकते। सोमिल जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी ऑप्शंस में? ऑप्शंस में मेरी ट्रेड होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। कॉल खरीदेंगे। मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी है। एक आवली चार्ट्स पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जो मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 40 पर। 50 के आसपास चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस है 1760 का। 1760 का स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पर भाव चल रहा है अराउंड 50 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 40। ऊपर में मेरे को लगता है कि ये 75 तक ये कॉल ऑप्शन जा सकता है। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से हो गई। ऑप्शंस में ऑप्शंस स्टॉक्स हमने पिक कर लिए हैं। अच्छा, होटल स्टॉक्स की चर्चा हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और इसी से जुड़ा पूरा स्पेस, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वेस्ट एशिया वॉर से सिर्फ एनर्जी संकट नहीं बढ़ा है, इसका एविएशन और टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी असर पड़ा है। एयरलाइंस के लिए फ्यूल कॉस्ट तो बढ़ा ही है, साथ ही इन्होंने लंबे रूट्स पर भी सफ़र करना थोड़ा महंगा कर दिया है। क्या कुछ असर पड़ा है इस पूरे स्पेस पर, ये समझाने के लिए कंचन है। कंचन एक रिसर्च की है। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए।
जी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे देखिए जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है काफ़ी बड़ा डेंट इस वॉर के चलते आता हुआ दिखाई दिया। इस दोनों ही सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारी जीडीपी में करीब करीब 8% का कंट्रीब्यूशन जो है वो देता है और साथ में करीबन 4 करोड़ नौकरियां भी पैदा करता है। अब हम देख रहे हैं कि एविएशन सेक्टर में काफ़ी बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी सारे हम देख रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। यही नहीं बल्कि जो एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी बढ़ती जा रही है। ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लॉन्गर रूट्स जो है फ्लाइट को अपनाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सीधा सीधा इम्पैक्ट आ रहा है कंपनी के मार्जिन्स और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी में। इसको और बारीकी से देखा जाए तो एविएशन सेक्टर में जो इस टाइम पे माना यह जा रहा है कि करीबन 18,000 करोड़ का जो लॉस है वो ऑलरेडी देख लिया गया है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रैफिक की जो कि इनबाउंड है, वहां पे भी 15 से 20% की कटौती जो है वो आती हुई दिखाई दी है। ट्रैवल टाइम 2 से 4 घंटा मिनिमम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब जैसे कि मैंने बोला कि जो इंटरनेशनल इनबाउंड ट्रैफिक है वहां पे 15 से 20% की जो कटौती है वो आती हुई दिखाई दी है। तो इसका सीधा असर जो मेट्रो सिटीज है वहां की होटल इंडस्ट्री में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फॉरेन से लोग मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए आ रहे हैं, उन्होंने अपनी जो मीटिंग्स है उनको वर्चुअली शेड्यूल कर दिया है। वहां से होटल इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा इंपैक्ट है। रेस्टोरेंट में करीबन 10% की हमें बंदी होती हुई दिखाई दे रही है। इनपुट कॉस्ट जो है 15% तक बढ़ गया है और महीने की अगर देखी जाए तो करीबन 80,000 करोड़ का हमें डेंट पड़ता है यहाँ पे दिखाई दिया। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि यहाँ से कुछ डोमेस्टिक डेस्टिनेशन का जो स्पॉट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि लोग इस टाइम पे अमृतसर, वाराणसी और अयोध्या को काफी ज्यादा पसंद करें। लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा डेंट है। इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा डेंट है। शुक्रिया कंचन इस पूरी की पूरी जानकारी के लिए। तो ये बात हो गई टूरिज़्म की, और खैर भारत में टूरिज़्म उस लेवल तक नहीं पिक कर पाया है जो होना चाहिए था भारत में। मतलब भारत में सब कुछ है। अगर आप देखें तो एक ही देश में अगर आपको बीचेस से लेके, माउंटेन से लेके, कल्चर से लेके सब कुछ अगर देखना है विद डेमोक्रेसी तो वो भारत में है। लेकिन फिर भी हम समहाउ उसको कैप्चर नहीं कर पाए। सच बता रहा हूँ मैं, समहाउ उसको कैप्चर नहीं कर पाए। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, एक छोटे छोटे देश इतना बड़ा टूरिज़्म हासिल कर जाते हैं, उसके मुकाबले हम बहुत पीछे हैं। काफ़ी पीछे हैं हम उसके मुकाबले। और आई थिंक वीरू मैं सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ हमारी भी गलतियां हैं और कुछ शायद लक भी है, जो मर्ज़ी कह लीजिए। लेकिन फैक्ट ये है कि थोड़ा सा टूरिज़्म जो है, इनबाउंड टूरिज़्म थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी कम है। अब तो आप इवन गोवा वगैरह जाएं तो फॉरेनर्स दिखने ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा क्लियरली है ना, जो एक समय पे एक कारण क्या मानते हैं आप? सही बताता है, मैं गोवा का आपने जिक्र किया, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉरेनर है ही नहीं वहाँ पे। कारण देखिए, होटल टैरिफ देखे ना जो आपने, कारण सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा यही है। आई थिंक मेरे ख्याल से आज की डेट में हमारे यहाँ पे टैरिफ बहुत अनरीजनेबली हाई हो गए हैं। और सिर्फ अगर आप स्पेशली और अगर मतलब अच्छी जगह चले जाएं तो फिर वहाँ पर टैक्सी फेयर्स वगैरह काफ़ी अनरीजनेबल हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब मैं पर्सनली चाहूँगा कि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो बढ़े, है ना, उसकी ज़रूरत है यहाँ पर। काबा सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ काबा सर। गलती हमारी है, वी लाइक एवरीथिंग दैट इज फॉरेन। हमारे यहाँ पर इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, वी नॉट बीन एबल टू यूज इट, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज जाने की नहीं है। बस ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन, बिल्कुल। The roads to the coastline is not very good. Roads to the mountains are not very good. वहाँ पर sanitation facilities नहीं, otherwise beautiful, amazingly beautiful. लेह लद्दाख घूम कर आए ना काबा सर, एक्सपीरियंस -24 डिग्रीज। जो काबा सर बात कर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप अलीबाग से थोड़ा आगे चला जाएं, काशी की हिम एक स्ट्रेच है, इतना शानदार लवली बीच है वो, उसको अगर थोड़ा सा डेवलप किया जाए, वो टरकाली वगैरह पूरा वहाँ से लेकर एंड तक, कर्नाटक तक, गोकर्ण तक, बहुत ज़बरदस्त है वो रत्नागिरी वाला पूरा पैच जो है। लेकिन क्या आपके पास वो फैसिलिटीज़ हैं कि आप उस तरीके का एक रोड ट्रैवल ले सकें? जैसे जो लोग एक रोड ट्रैवल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में सिडनी टू मेलबर्न, या फिर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को टू सैन डिएगो, आई थिंक क्या उस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं?
आई थिंक थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है। खैर ये सब चलता रहेगा। 4 का चौका ले लेते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे अमित जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी हैं और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी हैं हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं 4 का चौका की। सस्ता ऑप्शन मानस जी, सबसे पहले आप बताइए। तो देखिए, बायोकॉन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बायोकॉन ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है। तो इसका 360 वाला कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करेंगे। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 12 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो ये बात हो गई सस्ता ऑप्शन की। एफएनओ सुपरस्टार के लिए हम चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी बताइए कौन सा काउंटर? जी श्रेया जी, मैं L&T फाइनेंस के फ्यूचर के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक हम स्ट्रॉन्ग पुल बैक और ट्रैक्शन देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो एक पुल बैक के बाद स्टॉक फाइनली 10 और 20 डेमा के ऊपर आ गया है। जो पुल बैक आया था वो 200 डेमा के आसपास कंप्लीट हुआ था और यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। 288 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 284 का और टारगेट्स रहेंगे 296 के। ओके, L&T फाइनेंस बाय, ये कॉल रही आपकी एफएनओ सुपरस्टार। कविता जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? तो वीरेन जी, मुझे लगता है CDSL कैपिटल मार्केट स्टोरी काफी अच्छे से चल रहा है। वहां अगर CDSL को देखें तो यहाँ मूव अभी भी लगता है फर्दर स्कोप बनते हुए दिखना चाहिए। डेली चार्ट्स भी देखें, इवन फ्रॉम लास्ट 4 डेज एक अच्छा मूव है, बट जो ड्यू टारगेट्स दिखते हैं वो 1420, 1425 के इमीडिएट टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए। अंटिल काउंटर 1370 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ 1420 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए। ओके, धर्मेश जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। धर्मेश जी क्या पिक किया आपने? अनुज जी, मिड कैप फंडा के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस को सिलेक्ट किया है। इस पर कल ही हम लोगों ने इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट भी निकाली है और रीज़न ये है कि काफ़ी स्टेबल अपने स्पेस में ये 20% से ऊपर कंपाउंडिंग में इन्होंने बढ़ाया है। एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल रखे हैं और हम लोग का मानना है कि आने वाले 2-3 साल में और मैनेजमेंट से भी जो इंटरेक्शन हुई उससे यही समझ में आया कि ये 20-22% का इनका AUM ग्रोथ चलता रहेगा और टिकट साइज ये 10 से 15 लाख के बीच में ही रखेंगे, उसे ये बढ़ाना नहीं चाहते। 100% इनके जो हाउसिंग फाइनेंस लोन से वो सिक्योर्ड है और 55% सैलरीड एम्प्लॉय है। तो जो अगर आप डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, चाहे वो इंडिया शेल्टर हो, आवास हो या एप्टस हो, उसमें फर्क यही है कि उनके पास 25 से 30% ही सैलरीड एम्प्लॉय को लोन देते हैं। इनके पास ये 55 से 56% है और इनके जो ROAs हैं वो 4% के ऊपर कंटिन्यूस मेंटेन रहेंगे। वैल्यूएशन के हिसाब से जो हम लोग का FY 28 के नंबर्स निकल के आए तो वहां पर करंट प्राइस के हिसाब से 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ये ट्रेड हो रहा है। बट अगर 2.5 का वैल्यूएशन मल्टीपल देते हैं, हिस्टोरिकली 2.923 के प्राइस टू बुक पे ये सब ट्रेड होते हैं, तो भी 600 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। तो काफी अच्छी मार्जिन सेफ्टी है। हालांकि इंटरेस्ट रेट तो नहीं घटेगा, बट इनके जो निम्स है करंट एनवायरनमेंट में स्टेबल नजर आएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑलमोस्ट डबल का एलोकेशन इस बार हुआ, उससे इनको काफी फायदा होता है। इंटरेस्ट सब्सिडी भी 3000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती है उससे भी ये जो लो इनकम ग्रुप जी को बाई कीजिए 1425 के टारगेट के लिए, 1370 का स्टॉप लॉस। और अभी अभी मिड कैप फंडा में आधार हाउसिंग फाइनेंस ये पसंद आ रहा है धर्मेश जी को, लंबी अवधि के नज़रिए से और साथ ही मिड पर्सपेक्टिव से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 600 के नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़, कल बैंकिंग सेक्टर में 2 बड़े प्राइवेट बैंक के नतीजे आएंगे, HDFC बैंक और ICICI बैंक। लेकिन रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष बताएं। स्टेबल क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले HDFC बैंक के नतीजे में आपके सामने रखता हूं। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो तकरीबन 5% की बढ़त देखने को मिल सकती है, 33,738 करोड़। ये आंकड़ा जो है मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। मुनाफे में देखें तो क्योंकि मुनाफे से ज़्यादा बाकी के इंटरनल्स मायने रखते हैं, मोर और लेस आपको बिल्कुल स्टेबल नजर आएगा 19,000 करोड़ के आसपास। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बैंक का जो कामकाजी मुनाफा है, इसमें अगेन आपको 5% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, 27,944 करोड़ ये आंकड़ा बाजार का एस्टिमेट है। प्रोविजंस आप देखें तो ये भी बिल्कुल स्टेबल साइड पर देखेंगे और क्योंकि सीक्वेंशियल तौर पर हम प्रोविजंस देखेंगे 2,840 करोड़ से बढ़कर मार्जिनली 2,910 करोड़ के पास का आंकड़ा देखने को मिलेगा। बाकी असेट क्वालिटी तो बेस्ट ही रहती है HDFC बैंक की, उसमें तो कोई कंसर्न्स कभी थे ही नहीं। तो अगर आप GNPAs देखें या फिर नेट NPAs देखें, बिल्कुल सीक्वेंशियल तौर पर स्टेबल यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब क्योंकि बैंकों की तरफ से क्वार्टरली अपडेट ऑलरेडी आ जाता है तो हमारे पास एडवांसेस और डिपॉजिट की ग्रोथ यहाँ पर ऑलरेडी है
और ग्रोथ के लिहाज से देखें तो एडवांसेस पिछले साल के मुकाबले 12% बढ़े थे, सीक्वेंशली 4% की बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी। इनफैक्ट डिपॉजिट 14.4% ग्रोथ यहाँ पर साल दर साल और सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 9% की ग्रोथ यहाँ पर रही है। अब नतीजों में देखें तो एक तो कासा रेशियो, साथ में जो लोन वर्सेस डिपॉजिट की ग्रोथ है, इसको लेकर मैनेजमेंट क्या कहता है ये बहुत ज़्यादा की मॉनिटरेबल हो जाएगा। और साथ में जो हाल ही का किस्सा हुआ है जहाँ पर चेयरमैन मिस्टर चक्रवर्ती की तरफ से इस्तीफा आया था, तो इसको लेकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को नियुक्त किया गया था, तो कुछ और फाइंडिंग्स हैं, कुछ कमेंट्री है, इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा फोकस करेगा। तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से तो स्टेबल क्वार्टर है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो अगेन एक्सपेक्टेशंस ठीक ठाक नंबर्स की हैं और ग्रोथ आप देखें तो बढ़िया है। एक तरफ 5% एचडीएफसी बैंक की एनआई बढ़ रही है, वहीं आईसीआईसीआई बैंक में देखें तो ये ग्रोथ आपको स्टैंडअलोन आधार पर तकरीबन 8% तक की देखने को मिल सकती है। मुनाफे में अच्छी बढ़त है, 13,230 करोड़ के आसपास का आंकड़ा एक्सपेक्टेड है। एंड प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन आपको यहाँ पर 5% तक की बढ़त देखने को मिलेगी। प्रोविजनिंग सीक्वेंशियल तौर पर घटी है और अच्छी खासी घटी है, तकरीबन आप देखें तो 2,560 करोड़ से घटकर 990 करोड़ ये आंकड़ा बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। एंड अगेन बेस्ट इन क्लास असेट क्वालिटी यहाँ पर कई क्वार्टर से देखने को मिल रही है, तो ये ट्रेंड आगे भी बरकरार देखने को मिलेगा, जहाँ पर जीएनपीएस और नेट एनपीएस सीक्वेंशियल तौर पर बिल्कुल स्टेबल और सबसे बेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ग्रोथ के लिहाज से अगेन एडवांसेस में आपको 12% की ग्रोथ देखने को मिली थी पिछले साल के मुकाबले और सीक्वेंशियल तौर पर यहाँ पर 4% की ग्रोथ है। डिपॉजिट 9% बढ़े थे और सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 3% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। असेट क्वालिटी काफ़ी खास है, प्रोविजनिंग में गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन अगेन यहाँ पर लोन वर्सेस डिपॉजिट ग्रोथ, इसको लेकर मैनेजमेंट क्या कहता है, ये आंकड़ा कैसा लगता है मार्केट को, इस पर खास नजर रहेंगी। दोनों बैंकों की तरफ से अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ओके, बैंकों की तरफ से अच्छे नंबर एक्सपेक्टेड हैं। शुक्रिया आशीष। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैपिटल मार्केट थीम से। बीएसई ऑल टाइम हाई पर, एंजल वन में जबरदस्त मूव्स, पूरी की पूरी स्पेस इस समय जिसे कहते हैं लिटरली ऑन फायर। आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर और आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा होगा इसमें? अनुज, आपके शो पर इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मार्केट में रिकवरी देखे हमने, इसके लिए वी आर सीइंग अ वेरी गुड करंट इन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आल्सो, और नतीजे भी अच्छे आए एंजल ब्रोकिंग के। एंड बीएसई लिमिटेड जो है उनने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है ऑन दी ऑप्शंस फ्रंट। धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इसलिए इन्वेस्टर की इंटरेस्ट इसमें अभी भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप कहेंगे इन दी इंटायर कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री, हमारी फोकस यही रहेगी टू लुक फॉर कंपनीज जहां पर देयर इज स्टेडी ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड देयर इज एन्युटी टाइप ऑफ इनकम। तो एक तो हमारे एसेट कंपनीज आ गए, जैसे कि एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट है, आईसीआईसीआई का है, आदित्य बिरला का भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। लेकिन अवर प्रेफरेंस इज फॉर द वेल्थ मैनेजर्स। आपने देखा होगा आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के भी आंकड़े बहुत ही बढ़िया आए थे, और सेम यू विल सी फॉर 360 डिग्री वेस्ट, सॉरी 360 डिग्री, सॉरी 361, सॉरी गॉट द नेम रॉन्ग, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। एंड ऑल्सो देयर इज न्यूआमा वेल्थ। तो हमारा फोकस वेल्थ मैनेजर्स पर है, बिकॉज दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग देयर शेयर ऑफ एन्युटी इनकम एंड दैट विल प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स। लेकिन क्या है कि ये जो कैपिटल मार्केट कंपनीज है, एक्सचेंजेस है, वहां पर काफी वॉलेटिलिटी रहती है उनके अर्निंग्स में। सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी वी प्रेफर दी वेल्थ मैनेजर्स। आपका फोकस रहेगा वेल्थ मैनेजर्स पे इस थीम में। अच्छा दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और एक दो थीम्स जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, बट उसमें से भी आज आप क्योंकि आए हैं और आपके आने से पहले मैं एक आपकी थीम पर विचार करूंगा, लेकिन वो एक थीम के अंतर्गत आती है, दैट्स लिकर स्टॉक्स प्लस एफएमसीजी। दोनों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है आज। एफएमसीजी में आप इंटरेस्टेड हैं सर, या फिर उसमें ही लिकर में ही ये भी मतलब कमिटेड रहें? वीरेंद्र, कैसे हम एफएमसीजी में इंटरेस्टेड रह सकते हैं जब उनकी वॉल्यूम ग्रोथ इज सब 5%, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे साल में भी 7-8% ग्रोथ आ सकती है। तो बेसिकली आज की तारीख में जो लिस्टेड एफएमसीजी कंपनीज है, स्पेशली एमएनसी एंड ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज, उनकी जो ग्रोथ रेट है दैट इज लोअर देन द नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडिया जीडीपी। इसलिए मेरे ख्याल से इनको अवॉइड करना चाहिए। एक स्ट्रक्चरली स्लो ग्रोथ में चले गए हैं, सो आई वुड लाइक टू अवॉइड देम। हाँ, कुछ ऐसी खास कंपनियां जरूर निकलती है, जैसे कि मामा अर्थ है। नॉर्मली वी डोंट डिस्कस दैट कंपनी, एंड इसमें भी काफी वॉलेटिलिटी देखी थी हमने अर्निंग्स में। लेकिन दीज आर द कंपनीज ऑफ द फ्यूचर, जहाँ उनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं
कि ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया है और जो उनकी फोकस एरिया है दैट इज नॉट सो क्राउडेड, उनकी कंपैरेटिव पोजीशन अच्छी है। दूसरी एक कंपनी जो है वो नायका है विच इज मैन्युफैक्चरिंग और अदर विच इज इनटू ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, तो वहां पर भी उनके भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे यू कंपेयर होनासा एंड नायका टू HUL, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले वगैरह वगैरह एंड यू विल सी द ग्रोथ रेट्स में जो है जमीन आसमान का फर्क है। तो आई वुड से कि FMCG में आपका जो चॉइस है बहुत ही नैरो है। यू कुड ऐड वरुण बेवरेजेस आल्सो टू इट व्हिच इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम अ वेरी हॉट समर। तो आपको थोड़ा यहाँ पर बहुत ही फोकस में और सिलेक्टिवली बाय करना है FMCG में। रन ऑफ द मिल FMCG कंपनीज आर टू बी कंप्लीटली अवॉइडेड, लेकिन हमारी जो ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट थीम है विच इज कंज्यूमर ग्रोथ इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, वहां पर तो कई सारे स्टॉक्स है और कई सारी आई वुड से सब इन्वेस्टमेंट थीम्स भी है। ओके, FMCG पैक पर आपकी राय हो गई और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक होने की बात है। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, कल दो बड़े प्राइवेट बैंक्स के नतीजे आएंगे सर, HDFC बैंक और ICICI बैंक। एक तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग रिजल्ट से, और साथ ही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अभी क्या आपकी राय बन रही है सर? देखिए, अगर नतीजे अच्छे आएंगे, ये जो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स ऑलवेज प्रिडिक्टेबल रहते हैं। एक सरप्राइज एलिमेंट ये हो सकता है कि उनकी एक्चुअल नेट प्रॉफिट में बी मच बेटर देन स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जो उनकी प्रोविजंस है फॉर बैड डेट्स दैट मे बी लोअर ईयर ऑन ईयर, जिसकी वजह से यू मे सी गुड इंक्रीज इन दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स है दैट विल बी आई थिंक आई वुड से लो डबल डिजिट और सो, इसलिए इतनी कोई खास एक्सपेक्टेशन है नहीं। लेकिन ऑन द होल बैंकिंग जो है एक रेड ओशन बन गया है और बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिव प्रेशर्स है, इसलिए आई वुड लाइक टू बी अ बिट कॉशियस इन द लॉन्ग टर्म। ओके, मीनवाइल मार्केट देखिए एक बार जरा, जबरदस्त मोमेंटम इस समय। निफ्टी अब उस अपर बैंड की तरफ बढ़ता हुआ 24,350, बैंक निफ्टी भी 56,500 के उस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर रहा है और उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। रिपन जी, IT को लेकर काफ़ी असमंजस है क्योंकि प्राइस एक्शन काफ़ी पॉजिटिव रहा है पिछले 2 हफ्ते में, लेकिन नंबर्स चाहे TCS के देखें या आप विप्रो के देखें बता रहे हैं कि अभी भी पेन काफ़ी है। व्यू क्या होगा आपका? अभी भी अवॉइड है। IT कंपनीज आर स्टिल ऑन अवॉइड फॉर अस, क्योंकि जैसे आपने कहा अभी भी नतीजे कुछ खास आ नहीं रहे, दे आर इनटू स्टैग्नेंट मोड, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये अभी भी क्लियर नहीं है। इसलिए नो डाउट मल्टी ईयर लो वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं ये स्टॉक्स, अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है, बायबैक्स भी कर रहे हैं, फिर भी वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ग्रोथ स्टॉक्स। और अगर आप IT में निवेश करना ही चाहते हैं तो देर आर 3 or 4 नेम्स जहां लग रहा है कि दे विल बी एबल टू मैनेज द AI वेव वेरी सक्सेसफुली। एक तो है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, दूसरी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स। ये 2 कंपनियां लग रही है कि दे विल बी एबल टू मैनेज द ग्रोथ बेटर। कोफॉर जो है वो एक इंटरेस्टिंग लेवल पर चली गई है, एक इंटरेस्टिंग उनका बिजनेस मॉडल बन गया है, इतनी बड़ी एक्विजिशन की है उसने। तो आई थिंक दीज 3 कंपनीज आई वुड से विद इन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज स्पेस सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स है इनके। और उसके बाद जो स्पेसिफिक वर्टिकल स्पेशलिस्ट जैसे कि टाटा एलेक्सी है या KPIT है, इन पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वहां पर हमने रिसर्जेंस देखा है। यूरोप में वॉर के चालू होने के बाद देयर वाज अ 37% इंक्रीज इन EV रजिस्ट्रेशंस। तो अगर EV फिर से फोकस में आ जाता है तो कंपनी लाइक टाटा एलेक्सी और KPIT, जहां पर प्रोजेक्ट्स थोड़े स्लो जा रहे थे, रैंप अप्स थोड़े स्लो हो रहे थे, सडनली दी ऑटो कंपनीज ग्लोबली OEMs सोच सकेंगे कि मे बी उनको उनकी R&D फिर से एग्रेसिवली एक्सपैंड करनी चाहिए, विच विल बेनिफिट फॉर टाटा एलेक्सी एंड KPIT। तो थोड़ा आपको सिलेक्टिव रहना है यहाँ पर भी। जो लार्ज कैप IT स्टॉक्स है उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके, अच्छा दीपन जी, ये फरवरी के बाद से, बजट के बाद से वो डेटा सेंटर थीम बहुत चली थी, उसमें जो केबल कंपनियां थी बहुत अच्छी बेनिफिशरीज भी थी। कोई केबल स्टॉक आपने पिक किया क्या इस दौरान में? नहीं वीरेंद्र, अगर आपको डेटा सेंटर खेलना है तो अगेन डिस्क्लोजर द बेस्ट वे टू प्ले डेटा सेंटर इज थ्रू MTR टेक्नोलॉजीज जो है रिसेंट लिस्टिंग है, और ये जो कंपनी है इसका सबसे बड़ा क्लाइंट है ब्लूम एनर्जी। और जितने भी डेटा सेंटर्स लग रहे हैं अराउंड 40% मार्केट शेयर इज विद ब्लूम एनर्जी फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी पावर।
बहुत ही हाईटेक प्रोडक्ट है। मैं ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर डेटा सेंटर आपको लगाना है और आपको अच्छा पावर बैकअप चाहिए, पावर बैकअप सिस्टम्स चाहिए, तो ब्लूम एनर्जी इज योर फर्स्ट चॉइस। ग्लोबली 40% उनका शेयर है। और एमटीआर जो है, इट मेक्स हॉट बॉक्सेस एंड इट मेक्स वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर ब्लूम एनर्जी। तो ये जो कंपनी है, इसके आप देखेंगे 3-4 साल की इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन है और बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स है। और इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वी आर इन्वेस्टिंग मोर, सो आई थिंक दिस कैन बी बेनिफिट्स फ्रॉम दैट एज वेल। इसलिए अगर आप डेटा सेंटर को प्ले करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू मी एमटीएआर विथ यूजुअल डिस्क्लोजर, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, इज द बेस्ट वे टू प्ले। केबल्स वगैरह है वो ठीक है, केबल्स इज मोर बेसिस, मोर दे डू वेल बिकॉज ऑफ बेटर टीएनडी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और अर्बनाइजेशन चलती है, दीज कंपनीज बेनिफिट। लेकिन केबल कंपनीज में जो कॉपर है, इसका शायद थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है फॉर द मार्च क्वार्टर। लेकिन फॉर डेटा सेंटर्स दैट इज वन कंपनी विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू मी। ओके, ये डेटा सेंटर थीम प्ले करने के लिए कौन से स्टॉक्स पे ध्यान होना चाहिए वो बता दिया सर आपने। अच्छा, एमटीआर का जिक्र किया आपने तो एकदम से डिफेंस भी देख रही थी मैं, और स्पेशली आज जो चला है सर वो है शिपिंग स्टॉक्स ज़्यादा, कोचिन शिपयार्ड, मज़गांव डॉक। तो क्या डिफेंस में भी अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए या पूरा थीम अभी भी आपको अट्रैक्टिव नजर आता है? देखिए, डिफेंस एक मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम है, लेकिन अब जो स्टॉक्स है उनकी जो वैल्यूएशंस है थोड़े एक्सपेंसिव है और काफ़ी वेल डिस्कवर्ड है। टू एन एक्सटेंट दे आर ओवर ओन्ड ऑल्सो। और ऐसे मार्केट में जहाँ पर सब जगह हम वॉर की न्यूज़ देखते हैं एंड वी आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एक तो दो बड़ी वॉर्स चल रही है इस दुनिया में, तो ऑब्वियसली डिफेंस पर इन्वेस्टर्स का फोकस रहेगा। लेकिन अगर आपके पास डिफेंस नहीं है अपने पोर्टफोलियो में, या इफ यू नॉट गॉट एडिक्वेट वेटेज, तो बाय देम इन पीस टाइम, जब थोड़ी शांति होगी। और शांति होगी ऐसे नहीं है, व्हेनेवर देयर इज पीस, और इन पर जो फोकस है वो जब थोड़ा हट जाता है तब इनमें शायद निवेश करना चाहिए। थोड़ा आपको आई वुड से रिस्क रिटर्न प्रोफाइल भी बेहतर रहेगा, थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आई वुडंट वांट टू सेल डिफेंस, क्योंकि ये और भी बढ़ सकता है, मोमेंटम अच्छा है। और चाहे आप शिप यार्ड्स ले लीजिए या फिर जो इंडियन पीएसयू डिफेंस कंपनीज है, इनमें भी आप खरीद सकते हैं। और इवन देयर आर सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो ऑन द होल वन शुड कीप ऑन लुकिंग फॉर गुड स्टॉक्स टू बाय इन द डिफेंस सेक्टर। लेकिन वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा है और हाई वैल्यूएशन में खरीद के हमने देखा है कि फिर रिटर्न्स अगले 2-3 साल के लिए इतने अच्छे नहीं आते हैं, बिलो एवरेज रिटर्न्स आते हैं, क्योंकि गुड न्यूज इज ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड इन द स्टॉक प्राइस। चलिए दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड सर। निफ्टी को लेके आइए, जो कल ना हो सका वो आज हो रहा है और हम लगभग 24,350 के पैच को हिट करते हुए हम डे हाई की ट्रैजेक्टरी विद एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। अनुज, अच्छा टेक्सचर रहा आज, बायोन डिप्स ने काम किया, क्लोजिंग एट डे हाई, शानदार वीकली क्लोज कैसे रीड करें, बट क्या वीकेंड के लिए कुछ कैरी करें अनुज? बिल्कुल, देखिए सवाल आपका बहुत लाजमी और वाजिब है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं विरूप, अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं एक बार बस कंफर्मेशन की वेट कर रहा था, हाँ, एक बार आप अगर डेटा देखेंगे ना, आज का हाई है 24,358, कल का हाई पता क्या था? 24,401, आज का लो है 24,096, कल का लो था 24,102। अनलेस लास्ट के 16 मिनट में आप और 50-60 पॉइंट जोड़ लें, हमने प्योरली टेक्निकली लोअर हाई बनाया है। फ़र्क क्या है कल के सेशन में और आज के सेशन में? कल पैसा बेचकर बना था, आज पैसा खरीद कर बना है। हो इस टू से कि मंडे को इसका रिवर्स ना हो जाए, है ना? तो ये एक फैक्टर आप हमेशा अपने रेडार पर रखिएगा। मेरा व्यू क्या रहेगा, अब मैं आता हूँ, कैरी करना है नहीं, इस पर डिपेंड करता है आपने पोजीशन कब ली। अगर आपने आज सुबह वाली पोजीशन ली है, उस बाय जोन को रिस्पेक्ट करके, वहाँ पर जो हमें बहुत छोटा बाय जोन बताया था, अगर वहाँ पर आपने लिया है तो आज वाली लॉन्ग पोजीशन से निकले, हम बड़ी रेजिस्टेंस पर खड़े हैं 24,350 से 24,400। अगर आप वो पुरानी वाली लॉन्ग पोजीशन में हमारे साथ कैरी कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो पुट से हेज कर लें, वो भी इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी के जो दो बड़े नंबर्स आ रहे हैं और वीकेंड पे ट्रंप का कोई भरोसा नहीं कुछ बोल दें, हालांकि मार्केट ने अब उस पर रिएक्ट करना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी। और फ्रेश नई पोजीशन यहाँ ना बनाएं क्योंकि आप एक रेजिस्टेंस जोन के काफ़ी करीब खड़े हैं। मंडे को मार्केट आपको मौका देगा ईदर वे,
तो मंडे को आप जरूर फ्रेश ट्रेड लेंगे और फिर बात करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स को बिंदास कैरी करें, खासतौर से आपके जितने कैपिटल मार्केट वाले हैं, जो EMS स्टॉक्स हैं, जितने कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हैं, इनको सबको बिंदास कैरी करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियरली आपको एक हिंट दे रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं आज डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। नूपुर बताइए। बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल डेस्क से इस बार जो बाइंग की रिकमेंडेशन आई है वो है चेन्नई पेट्रो। यहाँ पे हायर वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। फैमिली और इंस्टीट्यूशनल दोनों ही डेस्क से यहाँ पर बाइंग होती हुई दिखी है। दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड, यहाँ पर भी फोकस करके चल सकते हैं। बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर भी आती हुई दिखी है हाई वॉल्यूम के साथ। इनफैक्ट इसमें डीलर्स की तरफ से खरीदारी की सलाह आती हुई नजर आ रही है। तीसरा स्टॉक है पिडिलाइट, यहाँ पे क्वार्टर 4 के नतीजे जो है वो अनुमान से बेटर आने की उम्मीद है, उसी के चलते स्टॉक में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर भी आती हुई नजर आ रही है। चेन्नई पेट्रो, पावर ग्रिड और पिडिलाइट तीनों ही स्टॉक पे बाइंग की रिकमेंडेशन है डीलर्स की डेस्क से। डीलर्स की तरफ से कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं? चेन्नई पेट्रो, पावर ग्रिड और पिडिलाइट, यहाँ पर खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से। चलिए अब हमारे पैनल कौन से स्टॉक्स चुन रहे हैं वो समझ लेते हैं। शुक्रिया नूपुर। BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। कविता जी, शुरुआत आपसे बताइए, मंडे के लिए कौन सा स्टॉक? श्रेया, CG पावर जो डिस्कस किया था वो लेकर जा सकते हैं। एंड अपार्ट मुझे लगता है वोल्टास में भी पोजीशनिंग की जा सकती है। 1437 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। एक फ्लैग फॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है, उसकी ब्रेकआउट आते हुए दिखता है। 1460 1480 के प्राइस मूव के लिए वोल्टास लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1420 का। वोल्टास गजब तेजी है इस समय कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में। गावस्कर क्या कैरी करें मंडे के लिए? मुझे लगता है पावर ग्रिड में पावर है, 318 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4 रुपए का स्टॉप लगे, 314 का टारगेट 325 पावर ग्रिड। ओके, पावर ग्रिड आपका 318 पे बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए डीमार्ट लेके जाएंगे। डीमार्ट में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम्स है, तो आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है 4590 का और टारगेट सेट करेंगे 4750 के। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट, सोमिल जी बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी मंडे के लिए? मेरी ट्रेड होगी एस्ट्रल पर। एस्ट्रल में एक सपोर्ट लिया है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज के सेशन में कट हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस इज 1550 और टारगेट ऊपर में होगा 1725। अरुण जी, आप क्या कैरी करेंगे? जी बिल्कुल, टाइटन के साथ ही जाना चाहूंगा। 4520 के आसपास चल रहा है। टाइटन का ऑप्शन भी दिया था। मुझे लग रहा है टाइटन में मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। 4600 के टारगेट के लिए टाइटन को बाय करें। 4495 का स्टॉप लॉस। ओके, टाइटन। अमित जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? वीरेन जी, टाटा स्टील के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस लगभग हम टाटा स्टील का रखेंगे 209 का और टारगेट्स रहेंगे 218 रुपीज के। ओके, टाटा स्टील हो गई। सोमिल जी के पिक सारे हमने BTST STBT ट्रेड्स ले चुके हैं और हाँ, अमित जी की हो गई, माफ कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स क्या होंगे जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। समझ लेते हैं कंचन से। कंचन बताएं। अगला हफ्ता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब जो रिजल्ट सीजन है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की हम बात करें तो HDFC बैंक और साथ में ICICI बैंक के नंबर्स आएंगे तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डायरेक्टली आते हैं मंडे की तरफ। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना का यहाँ पे लोन प्राइम रेट का डेटा आएगा। रिजल्ट के लिहाज से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा HDFC ICICI का, साथ में ग्रो का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PNB हाउसिंग और SML महिंद्रा के नंबर्स इस दिन ही पेश होते हुए दिखाई देंगे। ट्यूसडे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे जापान का बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा। यूएस का रिटेल सेल्स का जो आंकड़ा है वो आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से भी काफी अहम होने वाला है। HCL टेक, नेस्ले, पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज अपने यहाँ पे नंबर्स प्रेजेंट करेगी। वेडनेसडे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे यूएस का क्रूड ऑयल एक्सचेंज का डेटा आएगा। साथ में रिजल्ट्स के लिहाज से ये दिन भी काफी अहम है। SBI लाइफ, टेकेम, हेवेल्स, टाटा कम्युनिकेशन, ऑरेकल फाइनेंशियल अपने नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट करेगी।
थर्सडे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे जापान में S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आएगा। इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पे HSBC कॉम्पोजिट मैन्युफैक्चर और साथ में सर्विसेज PMI का डेटा भी आता हुआ दिखाई देगा। यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा इसी दिन आएगा। और रिजल्ट के लिहाज से इन्फोसिस, अडानी एनर्जी, टाटा कैपिटल, LTM और साथ में साइंट अपने नंबर्स यहां पे पेश करेंगी। फ्राइडे को जापान का इन्फ्लेशन रेट का डेटा आएगा, इंडिया में बैंक की लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेक्स रिजर्व का डेटा और रिजल्ट के लिहाज से श्रीराम फाइनेंस, अडानी ग्रीन, L&T फाइनेंस जैसी कंपनीज प्रेजेंट करेंगी अपने नंबर्स। और सैटरडे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जापान में यहाँ पे टोक्यो कोर CPI का डेटा आएगा और रिजल्ट में IDFC फर्स्ट बैंक और इंडियन सीमेंट का नंबर भी इसी दिन आएगा। ओके तो ये है नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स। इस बीच में थोड़ा सा आप देखें तो आपके सामने स्क्रीन पर वो रख देता हूँ आंकड़े जो आज ब्रेथ कहलाते हैं। डेरिवेटिव ब्रेथ आज कैसी रही, हालांकि इसमें कोई दुराई नहीं कि एक बार फिर से अगर आप देखें पारी नाम रही FMCG के और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट थीम के। बट लुक एट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग एग्जैक्टली कल का रेप्लिका है और 143 लॉन्ग, 42 में शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद लगभग 29 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग 4 में। यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो स्टॉक स्पेसिफिक वो एक लालसा होती है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। आइए देखते हैं लॉन्ग्स की स्लाइड। सबसे पहले अगर आप देखें वो स्टॉक्स जो कि आज अपने साथ लॉन्ग लेके जा रहे हैं वो है एंजल वन, देन कोलगेट एक सरप्राइज पैकेज था अगर आप देखें इस पूरे स्पेस में। पिडिलाइट, सुज़लॉन, एवेन्यू सुपरमार्केट कुछ काउंटर जो कि सब्सटेंशियल लॉन्ग कैरी कर रहे हैं अगले सेशन के लिए। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग किस्मत थी ओरेकल फाइनेंशियल्स में। आज ये स्टॉक मिड कैप IT में अपने 200 DMA के पार बंद हुआ। JSPL मेटल्स में स्ट्रेंथ थी। पॉलीकैप रिवर्सल ट्रेड में इस 10 दिन में अप्रैल के सबसे बड़ा रिवर्सल ट्रेड रहा। अंबर और टोरेंट पावर कुछ काउंटर्स जो कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखे गए। अगली स्लाइड में आएगा शॉर्ट कल्याण ज्वेलर्स, HDFC लाइफ, पोस्ट नंबर, स्विगी, विप्रो, सन फार्मा सबके सब क्रैक हुए। और आज का अगर आप देखें तो जो लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को में कैश में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी थी वो नजर आई यहाँ पे अशोक लेन में, बैंक ऑफ इंडिया, MCX, एक्साइड और बॉस ये कुछ काउंटर जो कि बैकफुट पे थे। एक बार लेके आइएगा प्लीज जरा बैंक ऑफ इंडिया, इस पर टेक लेते हैं। मानस PSU बैंक्स आउट ऑफ एक्शन है इस वक्त, बट बैंक ऑफ इंडिया 148, आपका टेक क्या कहता है? आई मीन इस क्लस्टर से निकलने में कितना वक्त लगेगा ऐसे? और ये 151 के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी हाल फिलहाल में लग रही है क्या आपको? बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव अगर देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है पिछले 3 दिनों से, तो वो तो पॉजिटिव है। लेकिन ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। जब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले 152 का जो रेजिस्टेंस है, स्टॉक्स को ब्रेक करें तब खरीदारी करेंगे। 148 के स्टॉप लॉस से 160, 65 तक के टारगेट्स पॉसिबल है उस केस में। ओके, बैंक ऑफ इंडिया पे ये व्यू हो गया। हाँ, मानस जी का ऐसे ही अप्रोच करना है इस काउंटर को। कुछ और काउंटर डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट जो आज के सत्र में हमने जिस पर टिप्पणी या फिर राय नहीं ली है, एक बार डिक्सन लेकर आइए स्क्रीन पर। डिक्सन टेक 1% अप आज के सेशन में अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल रहा आज का सेशन इसके लिए। डिक्सन टेक इसलिए क्योंकि आज एक रिपोर्ट आई थी मोतीलाल ओसवाल की, काफ़ी इनफैक्ट बुलिश रिपोर्ट, और 14,000 प्लस टारगेट आए हैं, 14,700 इनफैक्ट टारगेट प्राइस। तो कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं डिक्सन के लिए कि कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर जो है उसको अप्रूवल्स मिले हैं। प्रेस नोट 3 में जो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है उससे वीवो के साथ JV को सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही डिस्प्ले मॉड्यूल का प्लान अब आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, वो अच्छी चीज़ है। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फ़ायदा होगा, यानी कि कंपनी धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन खुद ही अपने कंपोनेंट्स बनाएंगी, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे चलकर कॉस्ट कम होगी और मार्जिन भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें जहाँ पे थोड़ी नज़र रहेंगी, इनफैक्ट थोड़ा कंसर्न है। एक तो ये कि मेमोरी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ऑल ओवर कॉस्ट हाइक हुई है, तो उससे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड में थोड़ी कमज़ोरी आ सकती है। और दूसरा कि शॉर्ट टर्म में मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन डिक्सन लग कैसा रहा है चार्ट्स पे, ये समझ लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी बताइए, डिक्सन टेक्नोलॉजी काफ़ी वॉलेटाइल आज के सेशन में ये पर्टिकुलर काउंटर, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं?
देखिए बिल्कुल बाई साइड ही रहना चाहिए। 11,000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट 2 दिन से सस्टेन कर रहा है। डेफिनेटली थोड़ा अगर नीचे मिलता है 11,200 11,250 के पास मिलता है तो अच्छी एंट्री स्टॉक में हो सकती है। पोजिशनली मुझे लग रहा है 11,900 से 12,000 तक के टारगेट्स डिक्सन में आ सकते हैं। काफी एक्सीलेंट चार्ट है, इनफैक्ट 2 हफ्तों के हाईज को भी स्टॉक ने निकाला है। मामूली करेक्शन पे बाई करना चाहिए, 11,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, 11,900 और 12,000 तक के टारगेट आ सकते हैं। योगी डिक्सन टेक बिग टिकट साइज स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बीएससी आज अपने करियर के सर्वोच्च स्तरों पर, और आपकी स्क्रीन पे जो लेवल है दैट्स 3548। क्या 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 ये पिछले 10 दिन इस स्टॉक के लिए रहे। 6 अप्रैल को भाव था करीब 2843 का, और आप ये समझिएगा कि करीब करीब 700 रुपये जोड़ दिए इस स्टॉक ने मात्र इन कुछ 10 सेशंस में। तो एक आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ, और कुछ काउंटर जो कि आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहे हैं। एंजल वन नॉट एग्जैक्टेड ऑल टाइम हाई, लेकिन मैं जैसे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहा था कि एक मल्टी ईयर फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट वेल सपोर्टेड बाय अर्निंग्स। ये उसके बाद लेके आइए मिड कैप आईटी मोरेकल फाइनेंशियल्स जो क्रिटिकल क्लोज हैं आज के 200 EMA के ऊपर, क्योंकि ये अकेला, याद रखिएगा, एक ऐसा स्टॉक था मिड कैप आईटी में जो कि ना एकला चलो अकेला चला, इसने सफर तय किया 200 EMA के ऊपर। और जहाँ तक निफ्टी एफएमसीजी का सवाल है, आज आपने पूरा जोश देखा है इस स्पेस में। निफ्टी एफएमसीजी CY26 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के इस समय अवधि में पहली बार इतना बड़ा इंट्राडे स्ट्रेच लेकर 50 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, और वीकली पर मेरे ख्याल से ये निफ्टी एफएमसीजी का 17 अप्रैल 25 के उस हफ्ते के बाद कब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। तो इस रिवर्सल को कितनी तवज्जो देनी है, बाकी अगर आप देखें आगे भी रीड करेंगे। 2 बैंक्स जिन पर नजर रहेगी इस वीकेंड पे, एक बार देखते हैं HDFC बैंक किस प्रकार के क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। आपकी स्क्रीन पे आ गया HDFC बैंक 800 एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो अपने 2 शॉर्ट टर्म एवरेजेस के साथ अलाइंड है, ना बहुत चला ना बहुत गिरा, बिल्कुल न्यूट्रल जाता हुआ स्टॉक। और एक बार आप ICICI बैंक भी लेके आइए, ICICI बैंक 1348 पे, ये भी बिल्कुल न्यूट्रल। पिछले 3 दिन बिल्कुल शांत रहा, 2 दिन चला, उसके बाद 3 दिन से अगर आप देखें कूलिंग ऑफ थी एट 1349। बट अब हम कुछ देर में चलेंगे अनुज के पास इस क्लोजिंग के लिए, लेकिन एक और स्पेस जो कि बहुत आज स्ट्रॉन्ग रहा, हल्के में ही कुछ हास्य अंदाज में हमने उस पर चर्चा भी की, बट दैट वाज लिकर स्पेस। तिलक नगर इंडस्ट्रीज को देखिए आप, यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखिए आप, रेडिको खैतान को देखिए, ये एक और स्पेस जो कि आज एक सब्सटेंशियल गेन लेके बंद हुआ, और सबसे ऊपर रही कैपिटल मार्केट थीम लेड बाय एंजल वन 11.5% ऊपर, शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, मार्केट्स ऑलमोस्ट एट डे हाई। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, देखिए डे हाई पर बंद हो रहे हैं हम 24,361 के आसपास, हाई था 24,370 का, और मिड कैप देखिए आप 1.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स। पोर्टफोलियो में सीरियस लेवल ऑफ रिपेयरमेंट चल रहा है। सीरियसली स्पीकिंग पिछला एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक उम्मीद जगी है कि वापस आपके पोर्टफोलियो शायद थोड़े से बेहतर होंगे। चलिए अब हाँ रिपेयर होंगे। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं आज की क्लोजिंग। निफ्टी पर 170 पॉइंट की रैली 24,365 के आसपास। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर 56,562, और हल्का सा भी डर नहीं है मार्केट को वो HDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर्स का। निफ्टी IT फ्लैट रहा, ये भी एक अच्छी चीज़ ही रही क्योंकि सुबह शुरुआत ख़राब थी निफ्टी IT की, लेकिन फिर थोड़ी सी रिकवरी आई। मिड कैप करीब 1.25% ऊपर था, स्मॉल कैप 1.5% ऊपर था, और एडवांस डिक्लाइन शानदार था, ऑलमोस्ट 3:1 का, 2-2-2-2 बढ़ने वाले शेयर, ये भी अच्छी सिमेट्री रही। अब आ जाइए आप जरा आज के सेक्टोरल गेनर्स पर। सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट, हम क्या ही बोलें इसके बारे में, जैसे कहते हैं ना वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। 2.7% का मूव यहाँ पर। FMCG यहाँ पर 2.7% का मूव, कैपिटल गुड्स 2.25%, एनर्जी 2.25%, डिफेंस करीब 1.5%, और निफ्टी ऑयल एंड गैस ये भी करीब 1.5% ऊपर भागा। आज लूजर्स है नहीं कोई आज यहाँ पर। अब आते हैं जरा आज के निफ्टी गेनर्स पर। हिंदुस्तान यूनिलीवर 5.5%, नेस्ले, JSW स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड, मैक्स हेल्थ केयर, सभी में शानदार तेज़ी आई। और अब आते हैं आज के निफ्टी लूजर्स पर, लेकर आइए फटाफट। विप्रो 3.5% नीचे था, HDFC लाइफ, ये दोनों अर्निंग्स का इम्पैक्ट था। इसके अलावा 1% सन फार्मा नीचे था, बजाज ऑटो 3/4% नीचे था, M&M में गिरावट आई, और HCL टेक ये भी करीब 0.5% नीचे था। तो वीरू एक अच्छे वीक की अच्छी एंडिंग होती हुई, और प्रोविजनल क्लोज 24,367 पर, इंडिकेटिव एक्चुअल क्लोज 24,353 पर। तो शानदार हफ्ता मार्केट के लिए, और जबकि इसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई थी, आपको याद होगा अगर मंडे को मैसिव गैप डाउन हुआ था, और उसके बाद से मार्केट में लगातार अच्छी रिकवरी दिखाई है।
जी हाँ, सोमवार की रिकवरी और अंतिम दौर तक शुक्रवार की दोपहर तक रही कायम। 24,370 इंडिकेटिव क्लोज लगभग 53 के स्तर पर। वाकई जब आप वीकेंड पे अपनी स्टॉक होल्डिंग देखेंगे तो थोड़ा बहुत मुस्कुराएंगे, और मुस्कुराएंगे तभी तो सोमवार को लौट के आएंगे। जी हाँ, सोमवार को ये पैनल आपका करेगा इंतजार मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।